ये लीजिए मोबाइल। मोबाइल शांति सर। पेन ड्राइव तो लाया है क्या मैं? और जो किताब यूज भी कर रहे होंगे उसको भी इसमें यूज करना है। साइड में जो है जो बताऊंगा तो लिखना ही है। मैं जो थ्रोट लेक्चर कर रहा हूँ लेक्चर को लिखना है एक्चुअल में वो। ठीक है, पैनल में लिखूंगा पूरे पूरे इसमें। तो लास्ट टाइम फिर ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा मैं। ये जो लिखूंगा मैं बाद में फिर शेयर कर, जैसे हम करते हैं ना एक्चुअल में वो उस तरीके से कर लेंगे एक्चुअल में वो। फिर वो काम भी आ जाएगा। अगर नहीं लिख पाए तो उनको फिर करेक्ट कर लेंगे ये। ठीक है। और याद करते जाएंगे मिलली, क्योंकि फैक्ट्स बहुत बड़ी मात्रा में है ये। और फैक्ट्स को अगर याद रखना है तो स्वाभाविक ही उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार रिविजन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ज्यादा याद करना है एक्चुअल में मुझे। साइट है तो साइट पर। आ रहा है। राइट। ठीक। तो इसमें बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है ना। एक बार बस थ्रू आउट हम पूरे जो घटनाक्रम है उसको देख लेते हैं ये तेजी से। अब डेली बेसिस पर ये जितने भी घटनाक्रम है उनको हम याद करते चले जाएंगे ये। ठीक। भारत के इतिहास है, कितने भाग मारते हैं इनको? तीन भाग में ये। एक कौन है? प्राचीन भारत के इतिहास। दूसरा मध्यकालीन भारत के इतिहास। तीसरा कौन सा है? आधुनिक भारत के इतिहास। राइट। ठीक। अब इस घटनाक्रम में जो है हमारे पास में क्या है, ये पूरी बातें हैं एक्चुअल में। ये क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। इतिहास में जो है पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। ठीक। तो सबसे पहले इतिहास की जानकारी के बारे में क्या है, इतिहास अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इतिहास हम किससे जानेंगे? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। ये मतलब ये है कि कोई भी अगर घटनाक्रम है कि फिर मानव जो है अगर सबसे पहले अगर गुफाओं में रहते थे तो गुफा वो साक्ष्य देगा हमें कि मानव सबसे पहले वहां पर निवास करते थे। तो अगर गुफा के बारे में देख ली हमने, गुफा में जाकर हमने ये देख लिया कि वहां पर चित्रकारी हुई है और वहां पर अगर मान लो किसी सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है,
इसका मतलब हमें ये समझ में आएगा कि वहां पर शिकारी जो है उस समय आर्थिक जीवन का एक हिस्सा हुआ करता था। खाद्य को अगर मान लो कंदमूल और फल इस तरह से अगर इकट्ठा करते हुए दिखाया हुआ है, तो इससे ये जानकारी मिलेगा कि वहां जो है उस समय खाद्य संग्रहण की व्यवस्था हुआ करता था। राइट। साथ में अगर मान लो कोई जो है ऐसे तो पेड़ के नीचे या फिर फल तोड़ते हुए अगर दिखाया गया है, तो क्या है, जानकारी दे रहे हैं हमें ये। समझ में आ रहा है ये। इस प्रकार से कोई अगर मान लो से पत्थर के टुकड़े से जो है ऐसे किसी जो वो कह सकते हैं वन्य जीव को अपनी रक्षा के लिए बचाने के लिए अगर वह उस पर प्रहार कर रहा है, तो क्या बताएगा कि हाँ वह अपनी सुरक्षा के लिए पत्थर को एक औजार के रूप में प्रयोग करते थे ये। राइट। तो सबसे पहले में देखना क्या है, इतिहास के जानकारी के स्रोत। पहला टॉपिक यही आएगा, भारत की इतिहास की जानकारी के स्रोत। उसके बाद का जो कालखंड है वो किस कालखंड का आता है, प्रागैतिहासिक कालखंड का। प्रागैतिहासिक कालखंड का मतलब क्या हुआ इसमें से कि वो हम उस कालखंड की बात कर रहे हैं जिसमें कोई उनकी लिपि हमें प्राप्त नहीं हुआ है, कोई वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। इस तरह से ये ठीक उस सेगमेंट के उसके बाद फिर दूसरा कालखंड आया, उसमें कौन सा है, हड़प्पा संस्कृति, जिनको हम कहते हैं क्योंकि इनका विकास सिंधु नदी घाटी के आसपास क्षेत्र में हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद फिर कौन सा फेज आया, वैदिक का फेज आया, वैदिक संस्कृति, कोई इनको वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, और इनकी पूरी ओवरऑल संस्कृति। तो कौन सा खंड आ गया इसमें, वैदिक संस्कृति का। तो हड़प्पा के बाद में कौन आया, वैदिक। ठीक। उसके बाद फिर कौन सा फेज, अब वैदिक वैदिक युग को किस भाग में, दो भागों में बांटते हैं हम, कौन सा है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। राइट। उसके बाद फेज आ गया कौन सा, उसके बाद कौन सा आ गया, नवीन धर्म के उदय का काल वाला फेज आया, जिसको हम महाजनपद काल भी कहते हैं, जिनको हम जो है पूर्व मौर्य काल भी कहते हैं, जिनको भगवान बुद्ध के उदय का जन्म का काल भी कहते हैं, जिनको जो है हम यहाँ पर सूत्र काल भी कहते हैं। ये सब क्या है, एक साथ एक ही घटनाक्रम की बात कर रहा हूं मैं ये। इस समय भगवान बुद्ध का जन्म होगा, भगवान महावीर का जन्म होगा, 62 धर्मों का उदय होगा, 16 महाजनपदों का निर्माण होगा, 16 महाजनपदों के साथ साथ जो है मगध साम्राज्य का उदय भी होगा, और साथ में मकदूनिया और ईरान से आक्रमण भी होगा। ये सब किसमें, एक साथ, छठी सदी ईसा पूर्व के आसपास में। छठी सदी ईसा पूर्व मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। और कुछ क्या होगा उसके बाद में, ईसा मसीह के जन्म के बाद। राइट। आगे बढ़े। उसके बाद फिर किसके बाद होगी में, अब बुद्ध काल की है, भगवान महावीर के काल की है, इस सब इसी समय बात करेंगे इसमें ये। उसके बाद फिर कौन सा फेज आ जाएगा, मौर्य फेज आ जाएगा, मौर्य काल। मौर्य काल का मतलब किसमें, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और चंद्रगुप्त मौर्य है, उनकी बात करेंगे। फिर इसमें सम्राट अशोक भी आएगा, कुणाल आएगा, दशरथ आएगा, और बृहद्रथ भी आएगा, कई प्रकार से इनमें से ये किसकी बात कर रहे हैं हम, जो है मौर्य काल की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्रोनोलॉजी आगे बढ़ेंगे तो कौन सा फेज आएगा, मरणोत्तर का फेज आएगा। मरणोत्तर फेज में क्या है, छोटे छोटे राजवंश है, यहाँ पर विदेश से आक्रमण भी होगा, शुंग है, सातवाहन है, चेदी है, वाकाटक है, ये क्या है, भारत के क्षेत्रीय राजवंश है। इसके बाद फिर साथ में जो है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विदेश से आक्रमण भी होगा इसी फेज में। ये विदेश से आक्रमण किसका होगा, यूनानी का होगा, शक का होगा, पहले का होगा, और कुषाण का होगा। समझ में आ रहा है ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फिर अलग अलग क्षेत्र में अपने राजवंश बनाएंगे, ये राज्य का विस्तार करेंगे। तो सबसे अधिक विस्तार जो है किसने किया, कुषाण ने किया। दूसरा अधिक विस्तार किसने किया, शकों ने किया। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। इस प्रकार से अब उसमें जो है कुषाण में बहुत महत्वपूर्ण शासक कौन हुए, कनिष्क हुए। क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है ये। इनके साथ साथ जो है शक शासक में महत्वपूर्ण शासक कौन हुए, रुद्रदामन हुआ। कौन हुआ, रुद्रदामन हुआ। ये कहां तक पहुंच गए हम लोग, मरुत्तर तक पहुंच गए। उस समय जो है इधर मराठवाड़ा क्षेत्र, मराठा वाला क्षेत्र में, पैठन प्रतिष्ठान वाले क्षेत्र में कौन आ गया, सातवाहन वंश आ गया। सातवाहन के बाद में जो है उसमें नाम जिसे पढ़े महत्वपूर्ण गया, सिमुक, जिसने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। सिमुक के बाद जो इसमें सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वरदश्री, वेदश्री, यज्ञश्री, किस वंश का है ये सब, ये सातवाहन वंश का है। उसके बाद फिर किसकी बात करेंगे हम, वाकाटक वंश का। वाकाटक क्षेत्र में वाकाटक वंश की स्थापना जो है विंध्य प्रदेश की एक शक्ति, विंध्य शक्ति ने किया। उसका जो है बड़ा शक्तिशाली पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने क्या किया, उस विंध्य के उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र मतलब कहां पर, छत्तीसगढ़ तक भी उन्होंने राज्य का विस्तार कर लिया।
राज्य का विस्तार कर लिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सातवाहन वंश, जिनके नाम के पहले जो है नाम किसका जुड़ा होता है? उनकी माँ का नाम जुड़ा होता है। गौतमी, वशिष्ठी, ये सब क्या है? उनकी माँ का नाम है। इसीलिए इस राजवंश को क्या कहते हैं? मातृसत्तात्मक राजवंश। राइट। इसके बाद किसको बताया मैंने? वकाटक वंश। वकाटक वंश में कौन है? इस तरफ बिंद शक्ति है, जिन्होंने इसकी स्थापना किया। उसका जो है उसका पुत्र, बड़ा पुत्र क्या नाम था उनका? प्रवरसेन प्रथम। बड़ा शक्तिशाली था ये प्रवरसेन प्रथम आया। उसके बाद फिर और भी हुए कई उनके पुत्र है ये। उनके बाद दो पुत्र हुए। उसके बाद फिर जो है उस वाकाटक वंश का दो भागों में विभाजन भी हो गया। एक जो है मुख्य शाखा और दूसरा जो है वत्सगुम शाखा। मुख्य शाखा जिनकी राजधानी जो है नंदीवर्धन हुआ करता था, और दूसरा शाखा जो है उनकी राजधानी क्या था? वत्सगुम हुआ करता था। समझ में आ रहा है ये? जिनमें फिर आगे जो है कई शासक हुए, कई शासक हुए ये। ठीक है, जिसने छत्तीसगढ़ तक भी अपने राज्य का विस्तार किया। दक्षिण में जो छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो है नल वंश हुआ करता था। वाकाटक और नलों का लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। ये सब किस फेस की बात कर रहा हूं मैं? पोस्ट मौर्य की बात कर रहा हूं मैं, मुरत्तर बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है ये? तो हमें छत्तीसगढ़ की इतिहास भी यहीं से आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश का इतिहास भी यहीं से आगे बढ़ेगा। सब ये पूरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आसपास के क्षेत्र की घटनाक्रम है। समझ में आ रहा है ये जो कह रहा हूं मैं? ये इस तरह से, क्योंकि विंध्याचल प्रदेश की जो है बड़ा विस्तार कहां पर है? एमपी और छत्तीसगढ़ में है। सतपुड़ा भी एमपी और छत्तीसगढ़ में है ये। तो ये सब क्या है? उनके क्षेत्रीय इतिहास का हिस्सा है। राइट। हमें ये भी समझ लेना है, यदि हम मान लो एमपीपीएससी देंगे तो भी फायदा होने वाला है, छत्तीसगढ़ देंगे तो भी फायदा होने वाला है, और आईएएस के एग्जाम देंगे तो भी फायदा ही होने वाला है। वनडे एग्जाम देंगे तो फायदा तो होगा ही होगा। वो हमें थोड़ा सब कुछ खुले दिमाग से सोचना है ये। उसके बाद फिर किसकी बात कर रही है? मरुत्तर के बाद कौन सा आया? इसी क्रम में दक्षिण भारत के इतिहास भी देख लेना है हमें। दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे पहला महत्वपूर्ण क्या था उस समय? जो है महापाषाणिक संस्कृति। महापाषाणिक संस्कृति के जो है एक्चुअल जो काल निर्धारण करते हैं लगभग 1000 बीसी के आसपास का है ये। 1000 बीसी के आसपास। महापाषाणिक का मतलब कौन सा हुआ? ये लोहे का प्रयोग करते हैं, ये खेती बाड़ी करना जानते हैं, धान की रोपाई करना ये जानते हैं। बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादक संघ है इनके पास में, समूह है, खेती बाड़ी करके बहुत बड़ी मात्रा में क्या है उत्पादन करते हैं। बहुत साहसिक पर्सन है ये बहुत वीर पुरुष है। इनके साहस की जो है बहुत महत्ता मिलती है यहाँ पर ये। ठीक है, इसीलिए जो है तत्कालीन समय में जो है इनके लोगों के द्वारा, उत्तरोत्तर काल में लोगों के द्वारा क्या है एक सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन में काफी विषयों पर विचार विमर्श किया गया और उनको जो है एक साहित्य का रूप दिया गया। सम्मेलन जो बुलाया था पांड्यों ने, उसे कहा गया संगम। उसे क्या कहा गया? संगम। संगम साहित्य बनाए गए कई, उसमें जो है संगम साहित्य, शिल्पधिकरम, मणि मेखले, जीव चिंतामणि, तिरुवल्लुर। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये इस प्रकार से ये सब किसकी बात कर रहा हूं मैं? दक्षिण की बात कर रहा हूं। दक्षिण भारत की इतिहास का संगम काल आया। संगम काल में जो है राजवंश है, चोल है, चेर है, पांड्य है और सतीपुत्र है। समझ में आ रहा है? ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? दक्षिण भारत का। अब वहां से जो उत्तर भारत की तरफ हम जो मूर्त को छोड़कर आगे बढ़ चुके थे, वहां से आगे बढ़ते हैं गुप्त के तरफ। फेज कौन सा आ गया? गुप्ता का। गुप्ता के फेज में जो है इस तरफ कुषाण वंश में, कुषाण में आता है मैंने कौन सा? कनिष्क प्रथम है। कनिष्क प्रथम है। कनिष्क जानते हैं ऑलरेडी, ये उनके समय चौथा बौद्ध संगति हुआ था। चौथा बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म सभा, बौद्ध सम्मेलन हुआ था। वहां से जो है बौद्ध धर्म का एक नया स्वरूप आया था। कौन सा? महायान का। उसके पहले बौद्ध धर्म का पुरातन जो स्वरूप था वो क्या है? हीनयान। हीनयान के स्थान पर क्या हो गया? महायान। हीनयान मतलब छोटी गाड़ी, महायान का मतलब बड़ी गाड़ी। थोड़ा सा परिवर्तन आया। भगवान बुद्ध के जो है मूर्ति बनना शुरू हो गया, सिक्कों में उनके चित्र उकेरे जा रहे हैं। ये एक नया है। संस्कृत में जो है बौद्ध के ग्रंथ लिखे गए, जबकि पहले संस्कृत के बौद्ध के ग्रंथ किसमें लिखते थे? पाली में लिखते थे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये हमें इस क्रोनोलॉजी को समझ लेना है। ये एग्जाम में जो है यही अगर क्रोनोलॉजी प्रश्न पूछा कौन पहले और कौन बाद, तो ये भी हम बता सकते हैं। कौन सा राजवंश पहले, कौन सा राजवंश बाद, कौन सा राजा पहले और कौन सा राजा बाद में, कौन सा राजा का संबंध किस राजवंश से है, ये हमें क्या है अनुमान ही बस लगाना है एग्जैक्टली है। ठीक इस तरह से है। अब उसके बाद फिर फेज कौन सा आ गया? गुप्तों का। कुषाण वंश के जो एक सामंत हुआ करते थे श्रेयगुप्त। कुषाण वंश के एक सामंत हुआ करते थे श्रेयगुप्त। श्रेयगुप्त ने क्या किया? नए राजवंश की शुरुआत किया। जब उस समय कुषाण वंश कमजोर पड़ गया, केंद्रीय जो शासक है वो कमजोर पड़ गया, तब श्रेयगुप्त ने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया, जो पहले सामंत हुआ करता था। राइट। और उन्होंने एक नई राजवंश की शुरुआत कर दिया। कौन सा राजवंश?
गुप्त राजवंश में जो है श्रीगुप्त, घटोत्कच, फिर आगे चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, राइट। आगे फिर जो है और क्रम में फिर जो है कई गुप्त हुए, बुद्ध गुप्त हुए, लास्टली जो है विष्णुगुप्त। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये इस तरह से ये तो ये सब क्या है? गुप्त वंश का है। उसके समकालीन कौन है इस तरफ? वकाटक है। दोनों में अच्छी दोस्ती है, मित्रता है, सगे संबंधी है, शादी ब्याह का रिश्ता है, राइट। तो ये सब क्या है? मिलजुल कर जो है पूरे उत्तर मैदानी क्षेत्र में और उसके साथ साथ जो है इस तरफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी किसका प्रभाव है? गुप्तों का प्रभाव है। मंदिर निर्माण की विशिष्ट शैली आया। कौन सी शैली? नागढ़ शैली। बड़ी बड़ी मात्रा में क्या है? मंदिर बनने शुरू हो गए। उसमें वैष्णव धर्म की स्थापना भी हो गई, वैष्णव संप्रदाय की स्थापना हो गया। भगवान विष्णु बहुत महत्वपूर्ण हो गए, राइट। भगवान विष्णु के जो है कई अवतार, जैसे कितने अवतार? 10 अवतार। ये सब यहीं से शुरुआत हुआ। स्मृति ग्रंथों की रचना हुआ, मनु स्मृति की रचना हुआ, बाकी और भी ग्रंथों की स्थापना। ये सब क्या है? ऐसी फेस का है। किस फेस की बात कर रहा हूं मैं? गुप्त वंश की बात कर रहा हूं। उसी समय जो है महिलाओं की दशा में सबसे अधिक गिरावट भी हुआ था। इनकी भी साक्ष्य मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है एरन अभिलेख 510 ईस्वी का, एरन जो है मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर जानकारी मिलती है एरन अभिलेख से कि गुप्त काल में जो है महिलाओं को जो है सती होने का पहला साक्ष्य कहां मिलता है हमें? एरन अभिलेख से। समझना रहेंगे इस तरह से। ये तो ये ऐसा में समझना है एक्चुअल में, मतलब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और पूरा उत्तर भारत के क्षेत्र में प्रभाव किसका है? गुप्तों का है ये, राइट। इस प्रकार से ये तो ये क्या है? गुप्त काल में जो है उसने शासन की जो है ऐसी उत्कृष्ट व्यवस्था को स्थापित किया जिससे अर्थव्यवस्था, तकनीक, विज्ञान, साहित्य, इन सब का बहुत बड़ी मात्रा में विस्तार और विकास हुआ। शतरंज के खेल का, लूडो, राइट, ये सब क्या है? इसी समय की देन है। इस समय खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है। समझ में आ जो कह रहा हूं मैं? ये इस तरह जो है ऐसे जो है वो विक्रम और क्या बेताल की जो कहानियां, ये सब कहानी इसी समय लिखा गया, ठीक है। और वैसे जो है इस समय जो है मालविका अग्निमित्रम, विज्ञान शकुंतलम लिखने वाले कौन? महाकवि कालिदास। रघुवंश ना ये कौन लिखे? कालिदास ने। ये जो है उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है 9 रत्नों में से एक है। ये कई लोग हैं इनमें से। ये समझ रहे हैं? ये तो 9 रत्न की संकल्पना यहीं से आया, इसी गुप्त काल की बात कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? ये इस खंड की बात कर रहा हूं मैंने। उसके बाद फिर इसके साथ साथ फिर आगे बढ़ गए कौन सा है? गुप्तोत्तर का। गुप्तोत्तर में जो है गुप्त वंश का जब पतन हुआ तो वहां पर आया कौन सा? शुंग वंश। आगे कौन आ गया? कौन सा आ गया इस तरफ? पुष्यभूति। कौन आ गया? पुष्यभूति। पुष्यभूति की बात फिर कौन है? मौखरी और गौड़ और मैत्रक। इस तरह से जो मौखरी है, गौड़ है, मैत्रक, तो ये मौखरी है तो कन्नौज वाले क्षेत्र में कौन सा वंश आया? मौखरी वंश आया। सूर्यवर्मन, ग्रहवर्मन, ये सब नाम जानते हैं। इनकी जो है यहीं से इनके जो है इनके पुत्री के रूप में जो है वास्ता देवी। क्या नाम है इनका? वास्ता देवी। छत्तीसगढ़ में जो है उस समय जो है वंश हुआ करता था एक, जो है छत्तीसगढ़ में एक वंश हुआ करता था सिरपुर के पांडु वंश। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण शासक, जो शक्ति, जिनको शक्ति क्या है? बहुत अच्छी है, अच्छी सामर्थ्य है इनके पास में। इसका नाम जो है महाशिव। क्या नाम है? महाशिव बलार्जुन। महाशिव बलार्जुन जो बल में कैसा है? अर्जुन के समान है। इनकी जो है माता का नाम क्या है? वास्ता देवी। इस वास्ता देवी का संबंध कहां से? मौखरी राजवंश से। समझ में आ रहा है? हमें ये सब बातें दिमाग में रखना है। ये ठीक। मौखरी हो गया। गौड़ वंश। गौड़ वंश में एक शासक, ये बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में शासक हुआ करते थे। कौन सा वंश? गौड़ वंश। गौड़ वंश में एक शासक जो है बड़ा क्रूर प्रकार का था। बड़ा क्रूर व्यक्ति, जिनका नाम अभी सुने नहीं होंगे तो सुन लीजिए। क्या नाम था उनका? शशांक। शशांक जो है बौद्ध धर्म से और भगवान बुद्ध से इतना नफरत करते थे कि भगवान बुद्ध जो है जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया था, तपस्या किया था, उस वृक्ष को उन्होंने कटवा दिया। किसने? शशांक ने, राइट। किसकी बात करूं मैं? गौड़ वंश का। वैसी मैत्रक भी है, वैसी जो है और भी कई। गुप्तोत्तर में इस तरफ जो है आगे चल करके जो है इधर सेन वंश आया बंगाल वाले क्षेत्र में। वहीं पर आगे फिर जो है पाल वंश आया, गोपाल है, ठीक है। ऐसी जो है वहीं से फिर यहां शुरुआत हुआ किसका? एक बड़े विश्वविद्यालय, पुराने विश्वविद्यालय नर तक्षशिला, भारत के बाहर जो है कौन है? तक्षशिला, राइट। जिसके बड़े आचार्य जो है, कई बड़े आचार्य, उनमें जानते हैं एक बड़े आचार्य और आचार्यों में प्रथम
कौन था? ज्ञानी पुरुषों में प्रथम, श्रेष्ठ पुरुषों में प्रथम। कौन? कौटिल्य। कहां थे? तक्षशिला में। कहां पर थे? तक्षशिला में। वहीं पर उस समय क्षेत्रीय शासक हुआ करते थे तक्षशिला और सिंध प्रदेश के। कौन थे उस समय? अंभी। नाम सुने होंगे। और इसी समय जो है क्या है, उधर मकदूनिया से जो है आक्रमण हुआ है। किसका? एलेक्स। एलेक्स मतलब क्या है? अलेक्जेंडर। क्या नाम उनका? सिकंदर। सिकंदर महान कहते हैं। पूरी दुनिया को क्या है, जीतने निकला था, पूरी दुनिया को जीत लिया, मगर भारत से वहां परास्त हो गए। परास्त करने वाले लोगों में कौन? चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य। पोरस, नाम सुने हुए होंगे इसका। ये ठीक इस तरह से ये तो पोरस जो है बड़ा साहसिक शासक, छोटा सा राज्य है मगर बड़ा शक्ति का प्रदर्शन किया। पोरस जो है सिकंदर से लगता लड़ते रहे, लास्ट में हालांकि पराजित हुए, मगर उसके बाद भी जो है उनकी हत्या सिकंदर ने नहीं किया। ये उदारता है उनकी। ये समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये इस तरह से तो ये सब घटनाक्रम हमें क्या है, दिमाग में बस ऐसे ही चलते रहना चाहिए। लगता है कि बस दिखते रहना चाहिए कि ये सब घटनाक्रम हो रहे एक साथ में। ये समझ में आ रहा है? ये कहानियां है बेसिकली। ये वैसी जो है इस तरफ जो है चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से जो है इस तरफ तत्कालीन समय में जो है इस तरफ जो नंद वंश हुआ करता था। कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश हुआ करता था। उस नंद वंश में जो है शासक हुआ करते थे, बड़े क्रूर प्रकार के थे, बड़े जो है बदमाश प्रवृत्ति के थे, नागरिकों को परेशान कर रखा था, बहुत अधिक मात्रा में कर लगा रखा था। ठीक है। उसको सत्ता से हटाने के लिए जो है कई प्रकार के चालाकियां किया, रणनीति बनाए, आदिवासियों की सहायता से सेना तैयार किया, विद्रोहियों की सहायता से सेना तैयार की। इसने कौटिल्य ने। किसके नेतृत्व में? चंद्रगुप्ता मौर्य के नेतृत्व में। और जो है उस वंश के जो है अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक, उनकी हत्या कर दी, उनको समाप्त कर दिए और एक वंश की शुरुआत कर। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये ऐसे ऐसे तो गुप्ता, ये सब पूरी स्टोरी हमें जो है एक साथ आगे बढ़ते चले जाना है, क्रोनोलॉजी में हमें बस समझते चले जाना है। ये गुप्तोत्तर के बाद तो क्षत्रिय स्तर कई बन गए, मगर साथ में मैंने मौर्य है, ये गुप्ता है, और मोखरी है, गोल मैथ, ये सब क्या है, हमें क्रम समझ में आना चाहिए। समझा रहे? कौन पहले कौन बाद, छोटे प्रारंभिक परीक्षा में यही पूछे जाते हैं हमसे। ये प्रारंभिक परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। ये क्रोनोलॉजी हमें समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ जाऊं मैं? ठीक। इसके बाद फिर जो किसकी बात पहुंच गए हम लोग, जो है पूर्व मध्यकाल में पहुंच गए। पूर्व मध्यकाल मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं? मध्यकाल से पहले। मध्यकाल से पहले मतलब कब? 12वीं सदी से प्रारंभ मानते हैं लगभग हम मध्यकाल का, उसके थोड़ा सा पहले 700 से लेकर, या फिर 750 से लेकर हम आगे की बात कर रहे हैं। ये पूर्व मध्यकाल इसीलिए कहते हैं इनको। वो समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये इस समय क्षेत्रीय स्तर पर जो है बड़े शासक है भारत में। ये बड़े शासक मतलब क्षेत्रीय बड़े शासक है हमारे पास में। इस तरफ जो है बंगाल में गोपाल है, इस तरफ कन्नौज वाले क्षेत्र में जो है वो गायकवाड़ वंश है। ये गुर्जर प्रतिहार भी है, गुर्जर प्रतिहार है मुख्यतः। और इस साइड साइड में इधर चौहान वंश भी है। इस तरफ दक्षिण में इधर देखेंगे तो क्षेत्र छोटे छोटे, मगर ये क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ते हैं। किसके लिए? पूरे गंगा के विशाल मैदान पर कब्जा करने के लिए, कलिंजर क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र पर जिसने अधिपत्य स्थापित कर लिया, उस मैदानी क्षेत्र पर शक्ति उनकी रहेगी। राइट। इसीलिए आपस में तीनों गुट, गुर्जर प्रतिहार, इस तरफ राष्ट्रकूट, इस तरफ पात, ये आपस में क्या है, संघर्ष करते हैं। त्रिगुट संघर्ष कहते हैं ये। इस तरह से तो ये सब घटनाएं लगातार क्या है, चलती। त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इसके बाद ही फेस किसका आ गया? दक्षिण भारत में जो तोड़ दिया था मैंने, कौन सा? संगम का स्थापित करके। ये संगम काल आया था। साहित्य बताया था मैंने, इसमें जो है शिल्पदिकरम है, और मणि मिखलई है, चिवक चिंतामणि है, और भी कई है, कलकनकु है, मेककनकु है। ये सब क्या है? संगम साहित्य है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये उसके बाद फिर इसमें जो आगे चल करके इसमें जो है चोल, चेर, पांड्या और सतीपुत्र पहले हुआ करते थे। ये चार राजवंश की जानकारी मिलती है हमें ये अशोक के शिलालेखों से। ये राइट। उसके बाद जो है इसमें पांड्य थोड़ा सा कमजोर पड़ गए, तो शक्ति किसकी बढ़ी? चोलों की बढ़ी। उसके बाद फिर और आगे कालखंड में जो है इसमें कई क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिण भारत में अलग अलग शासक हुए, पल्लव हुए। समझ में आ रहा कर रहा हूं मैं? ये पल्लव हुए। आगे चलकर किसमें चोल तो है, आगे बना ही रहा, मगर साथ में चालुक्य हुए। चालुक्य जो है कल्याणी के चालुक्य। कहां की बात कर रहा हूं मैं? चल कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, उसमें बड़े शक्तिशाली राजाओं का नाम आया। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय,
समझ में आ रहा है ये। और ये जो है जिस समय थे उस समय जो है उत्तर भारत में जो है थानेश्वर में एक और बड़ा शक्तिशाली शासक हुआ करता था जिसका नाम था हर्षवर्धन वंश। कौन सा वंश? वर्धन वंश। वर्धन वंश में कौन है? हर्षवर्धन। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये हर्षवर्धन और जो वर्धन वंश है उनका जो मौखरी वंश था दोनों से जो है रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। हर्षवर्धन की जो है जो उनकी बहन है, उनकी बहन के जो विवाह किससे हुआ? कन्नौज वंश के राजवंश से हुआ, राजा से हुआ था। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। इस तरह से ये ठीक, मगर ये क्या है? ये पूरी घटनाक्रम है। ये उस घटनाक्रम को मैं एक साथ समझने कहां से लिंक कर रहा हूं मैं ये पुलकिशिन द्वितीय जो है और हर्षवर्धन दोनों के बीच में नर्मदा की घाटी में युद्ध हुआ था। नर्मदा के युद्ध कहते हैं इनको। उस समय जो है छत्तीसगढ़ में उस समय जो है सिरपुर के पांडु वंश है, और छत्तीसगढ़ में इस तरफ दक्षिण बस्तर क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में कौन सा है? सिरपुर के पांडु वंश। और पांडु वंश में कौन है? महाशिवगुप्ता बलार्जुन है ये। उसके बाद भी इसी साथ में बस्तर क्षेत्र में उस समय जो है कौन सा वंश चल रहा है? नल वंश चल रहा है। नल वंश में उस समय शासक कौन है? बड़ा महत्वपूर्ण शासक है जिन्होंने इस तरफ राजिम में जो मंदिर का निर्माण भी किया इन्होंने। ये समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि ये सब किस फेज की बात कर रहा हूं मैं? पूर्व मध्यकाल की बात कर रहा हूं मैं ये। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पूर्व मध्यकाल में। ये पूर्व मध्यकाल फिर ये फेज आगे बढ़ते चले गए कब तक? कब तक? 12वीं सदी तक। इसी समय जो है भारत में जो है विदेश से आक्रमण होना शुरू हुआ। विदेश से आक्रमण होना शुरू होना मतलब क्या है? विदेश उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमण होना शुरू हुआ। और विदेश में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत से आक्रमण हुआ। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भारत में विदेश आक्रमण क्यों हुआ? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भारत में आक्रमण क्यों हुआ? सबसे पहले जो है जब मकदूनिया से आए थे, मकदूनिया से सबसे पहले जो है साइरस यहां पर पहुंचने का प्रयास किया था। फिर डेरियस यहां पर आया था। डेरियस के बाद सिकंदर भी यहां से पहुंच गया। सिकंदर के बाद इसी क्षेत्र से जो है उस तरफ जो है वो हम जानते हैं रेडिस में जो है यूनानी आ गए। यूनानी आ गए इसमें ये ठीक है। उसके बाद फिर जो है सग भी आ गए। सग भी आ गए। उसके बाद पहलव भी आ गए। फिर उसके बाद कुषाण भी आ गए। उसके बाद विदेशी आक्रमण करने वाले जो है वो इस्लामियत के बेसिस पर जो है विशाल साम्राज्य अरब क्षेत्र में स्थापित करने वाले इस्लाम समुदाय के बड़े शासक राजवंश मुगल राजवंश क्या है? इस्लामियत के बेसिस पर विशाल साम्राज्य की स्थापना की है। एक बड़ा विशाल साम्राज्य जिनको होता है ऑटोमन साम्राज्य उत्तर काल में ही है। राइट। उसके प्रमुख कौन है? खलीफा है। वो राजनीतिक प्रमुख भी है और क्या है? धार्मिक प्रमुख भी है। राजनीतिक प्रमुख भी है और क्या है? धार्मिक प्रमुख है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये सब के सब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आए। क्यों? क्योंकि भारत की अगर सीमा अगर देखें तो भौगोलिक सीमा भारत को प्रकृति ने सुरक्षा प्रदान किया है। कैसे? उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण करके। उत्तर में क्या है? विशाल पर्वतमाला का निर्माण करके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भारत का, उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र पूरा किससे घिरा हुआ है? हमारा हिमालय से घिरा हुआ है। इसीलिए उतना आसान नहीं है भारत में कोई विदेशी आसानी से पहुंच पाए। मगर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कुछ दर्रे हैं। क्या है? कुछ दर्रे। दर्रे समझते हैं ना? ये दो पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या है? दर्रे। वहीं से विदेशी आक्रमण आते चले गए। वहीं से हम बाहर भी जाते थे व्यापार करने। मगर वो क्या है? आक्रमणकारियों का एक रास्ता भी बन गया। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। हम सुने कभी ये? राइट। इस तरह से तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? भारत की भौगोलिक प्राकृतिक सीमा है ये। राइट। उसका हमें लाभ भी हुआ मगर थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। स्वाभाविक है, अगर हवा आने के लिए खिड़की अगर खोले हैं तो मच्छर तो वहीं से आएंगे ना। मगर मच्छर आ रहे करके हम जो है वो खिड़की तो बंद नहीं कर सकते, हवा नहीं मिलेगा साफ। राइट। इस तरह से ये तो ये सब किसकी बात कर लिया मैंने? कहां पहुंच गया मैंने? अरबों का आक्रमण हुआ। यहीं से जो है सबसे पहले जो है 712 में कौन आ गया? मोहम्मद बिन कासिम आया। सिंध प्रदेश अब वहां पर अधिकार कर लिया उसने ये। राइट। सिंध क्षेत्र को जीत लिया। लंबे समय तो उनके अधिकार में रहे। हालांकि उसके बाद फिर और धीरे धीरे और कई लोगों का आक्रमण होता चला गया। उसी आक्रमणकार में जो है उसी के क्रम में जो लगभग 1000 के आसपास जो है और एक बड़ा आक्रमणकारी धन लूटने के लिए आया। लुटेरे ग्रुप में आया। क्या नाम था उनका? 17 बार लूटा उन्होंने। सोमनाथ के मंदिर को लूटा उसने। लगभग 25 सालों में कितने बार आक्रमण? 17 बार। कौन है व्यक्ति वहां? महमूद गजनवी। कौन है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है 17 बार लूटा।
छठवीं क्लास की इतिहास पढ़े हैं, मोहम्मद गजनवी जो है कितने बार लूटा? 17 बार लूटा। सोमनाथ के मंदिर कुछ नहीं लूटा, महमूद गजनवी ने लूटा। मंदिर लूटते बट नहीं थे, तोड़ भी देते थे ये लोग, राइट। इस तरह से ये तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? महमूद गजनवी। लगभग 1000 से लेकर 1025 के बीच 17 बार आक्रमण कर दिया। मतलब हम जो है दिन रात मेहनत करके जो है पैसे धन इकट्ठा कर रहे हैं, किस लिए? लुटाने के लिए। लूटने वाले कौन? महमूद गजनवी। समझ में आ रहा है ये? ठीक। और लूटेंगे किसको? वो मंदिर में। क्यों? उस समय कोई बैंक नहीं हुआ करता, सोने चांदी गहरे जितने भी मूल्यवान जवाहरात जो हीरे जितने भी हमारे पास में है, कीमती धातुएं हैं, ये सब जितनी भी धन दौलत है, कहाँ रखते थे हम? मंदिरों में रखते थे। इसीलिए वर्तमान में देखे होंगे इस तरफ अभी वर्तमान में जो बड़े बड़े मंदिर है, वहां पर कुछ कुछ बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, कोई तहखाना बना हुआ है, वहां पर कई तो क्या है उनके दरवाजे खिड़कियां खुले ही नहीं है। और खोलने से पता चलता है कि वहां पर बड़े बड़े जो है बक्सों में क्या रखा गया है? सोने चांदी और हीरे मूल इन सब जवाहरात रखे हुए हैं। आए दिन देखते होंगे, सुनते होंगे लगातार, देखिए ना ये। ठीक इस तरह से अभी अभी जो है इधर उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी जो है जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात हो रही है, वहां पर भी दरवाजे खोलने की बात हो रही है, वहां भी समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। वैसे ही जो है, वैसे जो इस तरफ साउथ में तो बड़ी मात्रा में और सभी तरफ इस तरफ से है, राइट। तो उस समय क्या है, बैंक है ही नहीं, तो फिर पैसे रखेंगे कहां पर? धन दौलत रखेंगे कहां पर? सबसे सुरक्षित जगह कौन है? भगवान का मंदिर, पवित्र स्थान भी है, राइट। इस तरह से या कुछ जमीन में गाड़ के रख रहे हैं, ये भी तरीका अपनाते हैं, यही तरीका भी है ना। पहले जो है पुराने जमाने में भी क्या, पुराने जमाने में क्या, हम भी ऐसे जमीन के नीचे गाड़ के जो है क्या वो चुकिया बनाते थे, उसमें जो है 1-1 रुपए 2-2 रुपए सिक्के डाल देते थे। पुराने समय में यही तरीका है बचपन का ये, ठीक है। अब बाद में पता चला कि हमने वहां पर जमीन में चुकिया को गाड़ के रखे हुए, यही भूल गए, तो कौन खुदाई करेगा? हमारे आगे वंशज जो आएंगे वही खुदाई करेंगे। पता चलेगा कि हाँ हमारे दादा परदादा ने यहाँ पर सिक्के रखे रखे थे, किसी को सोने की मिल रहे हैं, किसी के मटके में और कुछ मिल रहा है। समझ में आ रहे हैं? आए दिन जो है कई बार जब हम लोग जब बचपन में जब खुदाई करते थे, मिट्टी लेने जाते थे, तो वहां क्या खुदाई करते थे, क्या है ऐसे मटके में क्या मिलता है? कौड़ी मिलता है। क्या मिलता है? कौड़ी। कौड़ी क्यों? क्योंकि इस समय जो है मुद्रा सिक्के जब नहीं हुआ करते थे, कौड़ी का प्रचलन था लेन देन के लिए। कौड़ी समझते हैं ना ये? इस तरह से ये तो ये सब क्या है, ये सब तरीके हुआ करते, ये हमारा इतिहास है ये, ठीक है। उसके बाद फिर ये सब घटनाक्रम चलता रहा। फिर अब वहां पर अरबों बताया ना कौन सा 1000 तक क्या हो गया? महमूद गजनवी। अब गजनवी के बाद फिर अब आगे और जो है थोड़ा बाद वाले फेज में ये, तब जब उस समय जो है इस तरफ चौहान वंश, चौहान वंश है यहाँ पर। कौन सा वंश है? चौहान वंश। चौहान वंश में बड़ा शक्तिशाली शासक है, क्या नाम उनका? पृथ्वीराज चौहान। और उस समय जो है इधर इधर जो है वो एक और शासक है ये, जयचंद। कौन शासक है? जयचंद। जयचंद की पुत्री का नाम है संयोगिता। नाम सुनी होंगे, स्टोरी सुने होंगे, कहानी देखी भी होंगे, फिल्मों भी आता था, मैं दिल्ली हूं। अभी सुने इसको? वो देखे, यूट्यूब में सर्च करो ना, मैं दिल्ली हूं। उसमें जो है इस तरफ राजकुमारी संयोगिता और इस तरफ पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, चंद बरदाई, नाम सुने होंगे सब ये, राइट। ये सब जो है ये बड़ी पूरी कहानी है। धीरे धीरे करके चंद वो जो पृथ्वी चौहान जो है दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया, राइट। इस समय जो है ये सब घटनाक्रम है उसमें ये, राइट। ये सब बोल घटनाक्रम है एक्चुअल में ये, ठीक है। इस समय एक बड़ा महत्वपूर्ण लेखक नाम सुने होंगे, ये मलिक मोहम्मद जायसी। किसकी रचना किया उसने? पद्मावत का। कहानी किसकी है? पद्मावती की। फिल्म देखी भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो इतिहास से प्रेरित है सभी है। देखो कई सारी चीज ऐसा में इतिहास पढ़ना है ना, एग्जाम निकालने के लिए सही, फिल्म देखकर भी समझ जाएंगे इतिहास को। वो जहां से फायदा हो रहा है सब करो, बस इंपॉर्टेंट क्या है, हमें तथ्य याद होने चाहिए। और वो भी कैसे? रट्टे मारकर नहीं, कैसे? कहानी के रूप में याद होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कहानी के रूप। तो उस कहानी को जो मजबूत कर दे सब कीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? एग्जाम निकालना है। उसके बाद तो कभी क्या है, इतिहास को भूल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये बात बिल्कुल सही है, जो अपने इतिहास को जो है याद नहीं रखता उनका कोई भविष्य नहीं है, राइट। इस तरह से अब शुरुआत कहां से हो गया? 1000 में तो लुटेरा आ गया, मगर उसी से बताया मैंने कौन सा, जब इस समय पृथ्वीराज चौहान है, जयचंद है, जयचंद है, चंद बरदाई है, मलिक मोहम्मद जायसी है, राइट। इसी समय जो है विदेश से और आक्रमणकारी ग्रुप में ये कौन है? मोहम्मद गौरी। कौन है? मोहम्मद गौरी। उनके सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट।
इसी समय एक युद्ध हो गया, एक नहीं दो दो युद्ध हुआ, दो दो नहीं तीन तीन युद्ध हो गए। पहले तराइन का युद्ध, उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, समझा रहे? 1191, 1192, 1194, कौन सी युद्ध की बात कर रहा हूं मैं? तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर के युद्ध। समझ में आ रहे घटनाक्रम है पूरा ये? इस तरह से ये उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। तब इस क्रम में 1206 में किस वंश की स्थापना हो गया? गुलाम वंश का। लाहौर को केंद्र बिंदु बनाकर के पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना किया? गुलाम वंश का। वहां फिर आगे जो है उसके दामाद, उसके दामाद मतलब कौन? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। उसने क्या किया? लाहौर, अब लाहौर से राजधानी कहां आ गया? दिल्ली में आया। दिल्ली में जो है फिर वहां से उन्होंने अपने पूरा राज्य का विस्तार किया, राज्य के विस्तार किया, विशाल साम्राज्य बनाया, विशाल सल्तनत। कौन सी सल्तनत? दिल्ली सल्तनत। कौन सी सल्तनत? दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश। उसके बाद उसके पुत्र कुछ दिन के लिए राजा बने, मगर शासिका कौन? रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 40 तक। हालांकि उस असामान्य परिस्थितियों में वहां शासिका तो बन गई, मगर लंबे समय तक वहां सस्टेन नहीं कर पाए। केवल 4 साल तक बस वहां सत्ता में रहे, केवल 4 साल तक ही वहां सत्ता में रहे। उसके बाद फिर जो है दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश में जो है राजा बनने के लिए और राजा बनाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। राजा बनने के लिए और राजा बनाने वाले के लिए, बनाने के लिए तो कुछ तो है राजा बनाने वाले के रूप में जानते चले गए, और कुछ लोग राजा तो ऐसे हैं जो क्या करते हैं? टोपी सिल के अपना टाइम पास कर रहे हैं, शराब और मदिरा में डूबे रहते हैं। ये उनको राजपाट से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बादशाह को क्या करेंगे? दूसरा कोई और व्यक्ति अवसर जैसे मिलेगा, टोपी सिल रहा है तो फिर टोपी ही सीले, शासन करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये इस प्रकार से आए दिन राजा बादशाह सब बनते चले गए और हटते चले गए, हटाते चले गए ये, ठीक। मगर इस क्रम में और बहुत महत्वपूर्ण शासक के रूप में जो है एक बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आया। कौन? बलबन। कौन आया? बलबन। ठीक है, बलबन जब आए, बड़े शक्तिशाली तो है ही, उन्हें शासन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया, राइट। और गुलाम वंश को जो एक अच्छा और चरम ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। किस वंश की बात कर रहा हूं मैं? गुलाम वंश का। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये इस तरह से ही है, ठीक। उसके बाद गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आ गया? खिलजी वंश। खिलजी वंश में एक बड़ा नाम जानते होंगे, कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। पद्मावत देखे भी होंगे। समझा रहे ना? ये कैसे जो है राजस्थान क्षेत्र में वहां आक्रमण किया और कैसे जो है उसमें पुरुष जो है महिलाएं के रूप में जो गए और वहां पर, समझ रहे जो कह रहा हूं मैं? ये इस तरह से ये पूरी सब घटनाक्रम है एक्चुअल में ये, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आगे कौन आ गया? तुगलक वंश में। तुगलक वंश में जो एक बड़े महत्वपूर्ण शासक, हालांकि इस वंश की स्थापना किसने किया? गियासुद्दीन तुगलक ने किया। किसने किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। मगर बड़ा महत्वपूर्ण शासक कौन है यहाँ पर? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत बड़े क्षेत्र पर तो आधिपत्य स्थापित कर लिया, जीत लिया। उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र को जीत लिया। उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र को जीतने के बाद दक्षिण भारत की तरफ भी, दक्षिण भारत में उस समय वारंगल क्षेत्र में कौन सा वंश? काकतीय वंश। कौन सा वंश? काकतीय वंश। वहां तक पहुंच गए आक्रमण करने के लिए, वहां तक पहुंच गए आक्रमण करने के लिए। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये इस तरह से ये तो ये सब क्या है? किसकी है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि इसने जो जो काम किए, शुरुआत किए, अंजाम देने के प्रयास तो किए, मगर एक में भी वो सफल नहीं हुए। अभागा आशीर्वाद है, इसको कहते हैं ना ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी जो है अभियान हुए, सब के सब क्या हो गए? असफल हो गए ये, ठीक है। अभियान क्या चलाया? दक्षिण की तरफ जो है अधिपत्य तो स्थापित कर लिया टेम्पोररी बेसिस पर, मगर वहां उत्तर में रहता कहां पर है? दिल्ली में है। तो दक्षिण भारत के इस वारंगल और वहां से बड़े दूर सुदूर क्षेत्र पर नियंत्रण कैसे स्थापित करेगा? सोचा दक्षिण भारत में जाकर वहां पर राजधानी बनाए, देवगिरी को, दौलताबाद के पास जो जगह है देवगिरी, उनको राजधानी बनाया। उसको बनाया, कुछ दिन के लिए आकर रहे भी, लगभग 1-1.5 साल तक रहे। मगर उनको समझ में आ गया कि जैसे उत्तर से दक्षिण को संभाला नहीं जाता, वैसे दक्षिण से उत्तर को संभाला नहीं जा सकता। इसीलिए जो बचे हुए जो हमारे पास हाथ में है, वही हाथ से ना फिसल जाए, इसीलिए वापस कहां चले गए? दिल्ली चले गए। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये वैसी इसी क्रम में फिर उन्होंने जो है कुराची और खुरासन अभियान भी किया था।
उस क्षेत्र को जीतने के लिए। राइट, उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, चीन का देखा देखिए, चीन में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन विश्व में सबसे पहली बार हुआ था। ठीक है, भारत में भी सोचा हम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करेंगे, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करेंगे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने के लिए उन्हें पुराने जितने भी सिक्के और जो कुछ हुआ करते थे उनको वापस ले लिया और उनकी स्थान पर नया सिक्का डलवाया, उन्होंने नया सिक्का बनवाया। नया सिक्का में क्या है, नए सिक्के बनवाए, मगर जैसे ये राजा जो है नए सिक्के मार्केट में लाए, वैसे ही देखा देखी सब लोग क्या कर रहे हैं, वैसे सिक्के बना रहे हैं, नकली सिक्के। कौन असली सिक्के कौन नकली सिक्के कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहां प्लान फेल हो गए इनका, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। वैसे फिर इसी समय जो है उन्होंने क्या किया, ज्यादा मात्रा में टैक्स वसूली हो इस बात के लिए क्या किया, गंगा के मैदानी क्षेत्र में क्या किया, उसने कर बढ़ा दिया। कौन सा कर बढ़ा दिया, भूमि कर बढ़ा दिया। दुर्भाग्य ये है कि जिस समय वह भूमि कर बढ़ाया है उस समय वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, तो कौन उनको कर देगा। बुद्धिमत्ता थोड़ी सी, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। स्वाभाविक ऐसे तो कोई भी नहीं कह रहेगा ना, अकाल के समय जो है कर बढ़ा दिया जाए, जो मिलता था वो भी नहीं मिला, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। राइट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी तो है, अनुभव भी तो कुछ चीज होता है। ठीक है, इस तरह का ये, तो ये सब किस वंश की बात कर रहा हूं मैं, तुगलक वंश में। आगे और भी किस शासक हुए, उसके बाद फिर कौन सा वंश आ गया, सैयद आया। सैयद के समय तो स्टोरी भी तो अलग प्रकार की है। क्या स्टोरी है कि पहले एक नाम जानते हैं, विदेश से आक्रमणकारी ग्रुप में, मंगोल जैसा कह सकते हैं उनको वो। ठीक है, उसमें एक बड़ा जो है क्रूर शासक, क्रूर शासक इन द सेंस क्रूर व्यक्ति कह सकते हैं सीधे तौर पे, कौन है, चंगेज खां। कौन है, चंगेज खां है। चंगेज खां जो है केवल लूटता नहीं है, लूटने के बाद पूरे गांव में आग लगा देता है, इतने क्रूर व्यक्ति है, समझ आ रहा है ये। इसीलिए किसी व्यक्ति को भूल के भी चंगेज खां नहीं कहना है, नहीं तो फिर क्या है, चंगेज खां एक ऐसे व्यक्ति है जिनको लोग नफरत से देखते हैं। राइट, ये व्यक्ति आगे उनके उत्तराधिकारी, आगे उनकी ही और एक उत्तराधिकारी हुआ करता था जो लंगड़ा था, इसीलिए उनको तैमूर लंग कहते हैं। क्या था, लंगड़ा था, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, तैमूर लंग कहते हैं। वो भी आक्रमणकारी है, वो भी लूटे, वो भी लूटे, और लूटने के बाद वैसी जो है गांव के गांव, बस्ती के बस्ती को क्या है, जला देते थे। इतने क्रूर व्यक्ति है, सरे आम कत्ल करवा देते थे लूटने के बाद भी। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, क्रूर व्यक्ति ही बोलेंगे। राइट, इसके बाद फिर जो है, इसके बाद फिर जो है और भी कई लोग आए। तब तक तो इसी लेमूर लंग और उसके साथ में कौन आ गए, खिजर खां सत्ता में बैठा। इसमें दिल्ली सल्तनत में नया वंश, कौन सा वंश, सैयद वंश। तो स्वाभाविक है ये तैमूर लंग के तो उत्तराधिकारी है। तैमूर चंगेज के, चंगेज लुटेरा, तैमूर लंग लुटेरा और खिजर खां भी लुटेरा। बस अंतर ये कि राजा बन गया है, मगर है तो लुटेरा है ना, प्रवृत्ति कहां छोड़ेंगे। राजा बनकर के अब जनता से लूट रहे हैं, समझा रहा है ना ये। जैसे एक बिच्छू जब अपने प्रवृत्ति छोड़ सकता है क्या, डंग मारने का, नहीं। तो ये क्या है, लुटेरा इनकी प्रवृत्ति है, लूटना इनकी प्रवृत्ति है, तो क्या है, लूटेगा ही लूटेगा और हम लुटाएंगे ही। राइट, कहने का मतलब ये है कि क्या है, सैयद वंश। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद कौन सा वंश आया, लोधी वंश आया। लोधी वंश आया, लोधी वंश में जो है स्थापना तो हालांकि लोधी वंश किसने किया, बहलोल लोधी ने किया। उसने सिक्के चलाए, बहलोली सिक्के। कौन सिक्के चलाए, बहलोली सिक्के। अब समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। अब बहलोली सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था, लोधी। अब कौन लोधी, बहलोल लोधी। ऐसे ही याद हो जाएगा फैक्ट है मैं ये, समझ में आ रहा है ना ये। ठीक, अब उसके बाद फिर बहलोल लोधी तो हो गया, उसके बाद अंतिम में और भी कई लोधी है, उसमें से एक मैं भी जिस्मत लोधी हूं। राइट, मगर वो लोधी नहीं, हम अपने प्रकार के लोधी है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक, सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए समझ लो जो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लोधी वंश है, गुलाम वंश है, और उसके बाद में खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, और उसके बाद फिर कौन है, लोधी वंश। लोधी वंश में अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोधी है। इनके राज क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत अब नहीं है, कमजोर हो चुके हैं दिल्ली सल्तनत अब। उस समय ये, उस समय जो है कई इस तरफ जो है मेवाड़ में जो है बहुत पहले जो है राणा कुंभा, राजपूताना क्षेत्र हो गया भैया, राजपूत वहां पर शासन करते हैं। वहां पर कौन है, राणा कुंभा हुआ करता था, राणा उदा हुआ करता था, राणा सांगा, नाम सुने होंगे इसका, नहीं सुने हैं। राइट, ये सब बड़े नाम है, बड़े इंटरेस्टिंग नाम है ये। आगे चल करके यही इनके उत्तराधिकारी ग्रुप में और कौन आएगा, महाराणा
प्रताप, ये तो नाम जरूर सुने होंगे। इनके पूर्वज ये सब जो है, किनकी बात कर रहा हूं मैं? राणा, पहले सबसे क्या है? राणा कुंभा, राणा उधा, राणा सांगा। राणा सांगा के समय जो है, इसी समय किसी बात कर रहा हूं मैं? राणा सांगा की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। और इसी समय जो है पंजाब में एक सूबेदार हुआ करता था, उसका पुत्र हुआ करता था दिलावर खां। कौन था? दिलावर खां। वो एक व्यक्ति हुआ करता था। वैसे इस तरफ जो है ये इधर 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 आगरा वाले क्षेत्र में, वहां भी एक शासक हुआ करता था स्थानीय स्तर पर। ये सब जो है दिल्ली जो में शासक थे इब्राहिम लोदी, उससे जलते थे, नफरत करते थे। वो कब ताक में रखते थे कि कब राजा मरे, उस राज्य को हड़प लो। अकेले तो हड़पने की क्षमता नहीं है, तो क्या कहते हैं? दूर में काबुल में एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, वो उनकी महत्वाकांक्षा रखता है बड़े क्षेत्र को जीतने का। शक्तिशाली भी है, महत्वाकांक्षा भी है, सैनिक भी है, स्फूर्ति भी है, और रणनीति भी है, हथियार भी है। इनके पास काबुल में बैठा एक व्यक्ति है। कौन? बाबर। कौन व्यक्ति है? बाबर। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो बाबर के पास दिलावर खां जा रहा है, कह रहे हैं वो इब्राहिम लोदी अच्छा व्यक्ति नहीं है, अपने नागरिकों को लूट रहा है, उनको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है, उनको राजा के पद से हटाओ और दिल्ली पर कब्जा करो। राइट? जाके बोले किससे? बाबर से। ये पहली बार तो ध्यान नहीं दिया कि ये ठीक बात नहीं कर रहा है, हो सकता है ये ठीक बात नहीं कर रहा है, हमें बहकाव में लेकर कहीं गए और वहां हमला तो नहीं कर दिया पीछे से, ये भी तो डर है। राइट? ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर कौन पहुंच गया? राणा सांगा ही पहुंच गया। राणा सांगा पहुंच गया। ये इब्राहिम लोदी जो है ठीक व्यक्ति नहीं है, अपने जनता को लूट रहा है, उनको राजा के पद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप बड़े व्यक्ति है, आपको वहां पर बैठने का अधिकार है। आप जैसे ही भारत पहुंचेंगे, हम आपकी सहायता के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। कौन कह रहे हैं? मेवाड़ के शासक। राइट? बाद में फिर इस तरफ आगरा क्षेत्र भी एक और चला गया क्षेत्रीय शासक इनवाइट करने की, बाबा भारत बार आक्रमण करे। अब बार बार इस प्रकार से कोई इन्विटेशन पहले से मिल रहा है, आमंत्रण मिल रहा है, तो क्या है? एक बार इग्नोर किया, दो बार इग्नोर किया, तीन बार कैसे इग्नोर कर सकते हैं? राइट? पहले से कोई आके बता रहा है कि आप कह रहे हैं वैकेंसी लाते हैं हम, आप एसडीएम बन सकते हैं, आप जो है डीएसपी बन सकते हैं। सरकार तो बार बार बोलता है ना, अधिसूचना जारी करता है, ऑफिशियल गजट पब्लिश करता है इनको। वो सरकार तो बार बार बता रहा है कि हम ये वैकेंसी लेंगे, लाएंगे लाएंगे, एग्जाम होना ही है। तो स्वाभाविक है हमें तैयारी किसी करना चाहिए? एसडीएम बनने के लिए करना चाहिए कि चपरासी बनने के लिए करना चाहिए? ठीक है, निर्भर आप पर करते हैं ये। ठीक, इस तरह से ये कहने का मतलब ये है कि ये सब क्या है? एक्टिविटीज है ये। अब जब बाबर जो है पहुंचे, कहां पहुंचे? वही मैदानी क्षेत्र में ये। राइट? ठीक है। इब्राहिम लोदी सोचा ही नहीं था कि आक्रमण अचानक से हो जाएगा। अचानक से आक्रमण हो गया दिल्ली, और पास में जब आ गया, इधर सिंध और उस क्षेत्र के जब प्रवेश कर गया, पास में आ गया, तब पता चला कि हाँ बाबर पहुंच गया है। इब्राहिम लोदी आनंद फानंद में क्या है? सेना को तैयार किया। सेना तो बहुत खास मजबूत नहीं था उनके पास में, मगर फिर भी था, फिर भी था। ठीक है, तो तैयार किया और युद्ध हो गया। युद्ध शुरुआत हो गया। कौन सा? पानीपत के मैदान में। ये विशाल मैदान जानते हैं, पूरा मैदानी क्षेत्र है ये। वो सतलज, ब्यास और इसकी सिंधु, उस वाले पूरे मैदानी क्षेत्र है ये। और वो मैदान है पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, और भी कई क्षेत्र है जिसमें क्या है, हजारों साल पहले एक और युद्ध हुआ था। कौन सा? कौन सा? महाभारत का युद्ध, तराइन का युद्ध, बठिंडा का युद्ध, पानीपत का युद्ध। ये सब युद्ध इस मैदान में ही क्यों? लंबा चौड़ा क्या है? खुला मैदान है, दोनों तरफ सेनाएं आपस में क्या है? भिड़ सकते हैं। हाथियों के, घोड़े को झूम चलाकर चलना है, क्या है? बड़ा लंबा चौड़ा मैदान चाहिए ना। एरोप्लेन तो है ही नहीं, फाइटर प्लेन तो है ही नहीं है, मिसाइल तो है ही नहीं है, बंदूक तो है ही नहीं है। मगर बाबर जो एक नया तकनीक लेके आया, बाबर जो है एक नया तकनीक लेके आया, तुगलका पद्धति, क्या बोलते हैं उनको? तुगलकी पद्धति कहते हैं एक्चुअल में। वो क्या कह रहे हैं? एक नया नया हथियार लेके आया है। नए हथियार क्या है? बड़े बड़े जो कहते हैं, बारूद का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया युद्ध में। बारूद का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? बाबर ने किया है। उनकी पद्धति इस प्रकार की है युद्ध लड़ने की। युद्ध लड़ने की उनकी पद्धति इस प्रकार की है, नई प्रकार की पद्धति है। सामने तो रखा है दिखाने के लिए कुछ घोड़ों को, रात में क्या किया है? पूरा खाई बना दिया है,
रात में अंधेरे में क्या है, खाई बना दिया है, पत्तों से ढक दिया गया है, समझ रहे हैं ये। और उसके बाद फिर क्या किया, सामने कुछ घोड़े और जवानों को रख दिया, सैनिकों को रख दिया है, दूर से जो है सैनिक देख रहे हैं विपक्ष के दुर्विरोधी दुश्मन के। जैसे दोनों के बीच आक्रमण करने के लिए आएंगे तो क्या है, वो पूरे जब आएंगे तो सबसे पहले जो आएंगे सीधे कहां जाएंगे, खाई में जाएंगे। जो बच गया वही, उनको पीछे से सामने के लोगों हटाकर पीछे जो रखा हुआ है क्या है, बड़े बड़े तोप जैसे है, उससे क्या है, बारूद गिराएंगे। ऐसी उनकी धराशायी हो गए, समझ रहे, आग उगलने वाले हथियार बना रखे हैं, कैसे नहीं जीतेगा। मगर ये राणा सांगा और ये बाकी लोग जो सहायता देने की बात किया था, किसी ने सहायता नहीं दिया, किसी ने सहायता नहीं दिया, राइट। इसीलिए जो है फिर भी जीत गए वहां, सही तो है ही, बाबर जो है ये, ठीक। इब्राहिम लोदी की हत्या कर दिया, दिल्ली पर काबिज हो गए, अधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद, कब की बात कर रहा हूं, 1526 के बाद कर रहा हूं वो। उसके बाद फिर क्या हुआ, राणा सांगा को भी मजा चखा नहीं था। राणा सांगा के उनका मित्र हुआ करता था इस तरफ, ये मालवा वाले क्षेत्र में, मेदिनी राय नाम मत सुनने हैं आपको ना, ये क्या है, मेदिनी राय, एमपी पश्चिमी एमपी वाला क्षेत्र है उसमें, वहां पर जो है कौन था, मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है वो राणा सांगा के मित्र था, वो भी विश्वास लिया था कि हम सहायता करेंगे, मगर कोई सहायता नहीं किया, राइट। तो सभाई के बाबर जब आएगा, सहायता नहीं की है तो फिर मजा तो चखाएगा ना उनको, राइट। उस समय बाबर जो है, अब लोगों में और उन अपने सैनिकों में क्या है, जोश भरना था उनको। नारा दिया किसका, हम धर्म के लिए युद्ध करेंगे। कौन सा धर्म, इस्लाम के लिए। कौन सा धर्म, इस्लाम के लिए। जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा किसने दिया था, बाबर ने दिया। युद्ध हो गया राणा सांगा के साथ में। ये कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध, समझ रहे हैं, ये खादना का युद्ध। और भी खानवा का युद्ध हो गया इधर चंदेरी। और ये मतलब 26, 27, 28, 29 युद्ध करते रहे। युद्ध करते करते क्या है, 30 में भगवान को प्यारे। कौन राजा बना, हुमायूं। कौन बना, हुमायूं। 1930 में राजा बना, 1931 में पहला अभियान, 35 में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके कई क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया। कई क्षेत्र को जीते, कई में हारे, ज्यादा मात्रा में हारे भी। उनको हराने वाले कौन है इस समय, बड़ा एक और शासक है, बल में शेर के समान है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, शेर खान। समझा रहे हैं, ये कौन कहते हैं, शेर खान। साम्राज्य उनका सुर साम्राज्य, ठीक है। ऐसे कई, तो कई, कभी ये जीत रहे, कभी वो जीत रहे, ये प्रक्रिया लगातार चलता रहा। कई बार तो ऐसे हुए हुमायूं हार गया और यहां से उनको देश छोड़कर जाना पड़ा, लंबे समय तक, लगभग 15 सालों तक वहां देश से बाहर भी रहे। समझा रहे जो कह रहा हूं मैं, ये इस समय ये, ठीक। अब उसमें और कई भी घटनाक्रम हुए, कई अलग अलग युद्ध है, उस युद्ध को बस क्रम में याद करना है, पूरा घटनाक्रम में आ ही जाएगा इनमें से, राइट। ये सब क्या हो गया, कहां पहुंच गए हम लोग, बाबर में। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद फिर आगे 1556 में, 1556 में अकस्मात रूप से हुमायूं को जब वो जो दीन पनाह बनाया था, पुस्तकालय बनाया था, उनकी सीढ़ी से गिर के मर गया, राइट। एक और कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो घोड़े से गिर के मर गया, राइट। हमको क्या है, मरने से उनको मतलब है, ठीक है। अब याद करके कर लेंगे, हम याद करेंगे क्या करते हैं, घोड़े से गिरकर किस राजा की मृत्यु हो गया, एग्जाम पूछेंगे तो कह देंगे कुतुब एवं मर गया। कौन सीढ़ी से गिरकर मर गया, तो कह देंगे ये हुमायूं सीढ़ी से गिरकर मर गया। याद करने में क्या है, उनको मरने को भी याद करेंगे, कैसे मर गया, कौन टोपी सिलते, कौन राजा टोपी सिलते थे, कौन राजा जो है पेटू समोसा खाते थे, जब भी देखते थे सबसे पहले उनके सामने क्या है, समोसे आना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये ऐसे भी व्यक्ति रहे, ये राजा महाराजा लोग जो है ऐसे भी हुए हैं, एक। कहां तक पहुंच गए हम लोग, अकबर के पास तक, ठीक। अब अकबर जो है, जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुआ तो बहुत कम एज का है ना, कम एज का है, ये लगभग 13, 13.5 साल की उम्र है उनका ये, ठीक है, 13.5 साल का उम्र है उनका ये। इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए एक और दूसरा व्यक्ति तैनात हुए, समझ रहे हैं ये। और उनकी देखरेख में फिर अकबर जो है
राजा बना। हालांकि जब युवा हो गया तब वो अपने हिसाब से शासन करना शुरू कर दिया। लगभग 1560 से वो स्वयं के हिसाब से शासन करना शुरू कर दिया। राइट। अब उसके बाद फिर लगातार वो शासन करते रहे कई प्रकार के, उसके अलग अलग राजपूतों के लिए अलग तरीका है उनका है। इधर छत्तीसगढ़ तक भी, यहाँ तक भी उन्होंने यहाँ पर बड़े राज्य तक विस्तार कर लिया। उसके बाद शासन में कौन आए? अब अकबर के बारे में जानते होंगे, कई सारे काम किए उसने। ठीक है, राजधानी परिवर्तन कर दिया, फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया। राजधानी बनाया किसको? फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया। वहां पर वहां पर क्या है, इबादत खाना का निर्माण करवाया। इबादत खाना का निर्माण करवाया। ठीक है, वैसे फिर और भी कई काम किए। दीन इलाही चलवाया उन्होंने, इलाही संवाद भी चलवाया उन्होंने। अब कौन है ये? अकबर है ये। मगर ये अलग बात है कि राजधानी बनाया, थोड़ी ऊंची पहाड़ी क्षेत्र है, फतेहपुर सिकरी वाला क्षेत्र है। ठीक, वहां मूल्यांकन करने में असफल रहा कि वहां जो है पानी की दिक्कत है। समझ में आ रहा है ना? ये राजधानी में पीने के लिए पानी कमी होनी शुरू हो गया। स्वाभाविक है वो राजधानी जो है लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाया। इसीलिए जो है कोई बड़ी नगर जब बनाया जाता है तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? पीने के पानी मिलेंगे कि नहीं, सुविधा है कि नहीं, तो जरूर देखना। सबसे पहले तो वही चाहिए ना। जीवन के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता क्या है? जल, जमीन, जंगल। ये तो जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। समझ रहे हैं? ये तो स्वाभाविक है घर बनाने से पहले हमें तीन बातों का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। ये कौन सिखा रहा है ऐसा? हमारा इतिहास सिखा रहा है। मूल्यांकन किसने नहीं किया सही? अकबर ने। अगर वो इतिहास पढ़ा होता, हड़प्पा के धौलागिरा बारे में जानते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। क्योंकि धौलागिरा में क्या है? सिंचाई की उन्नत व्यवस्था है, पेयजल की विस्तृत व्यवस्था है। ठीक इस तरह से है। उसके बाद अब अकबर के बाद कौन आ गया? जहांगीर आ गया। बड़ा चित्रकार है ये, प्रसिद्ध है। किस नाम? चित्रकार, चित्रकारी के रूप में ये जहांगीर, जानते हैं ऑलरेडी ये। ठीक है, उसके बाद फिर कौन आया? शाहजहां। अब शाहजहां तो आप सब लोग जानते ही होंगे, उनके एक काम को जानते ही होंगे। कौन सा? 7 अजूबों में से एक अजूबा कौन है? ताजमहल है ये। उनका निर्माण किया सफेद संगमरमर से। सफेद संगमरमर इतना लाया कहां से? इतना सफेद संगमरमर लाया कहां से? हम्म, आरावली की पहाड़ी, कहां पर? राजस्थान में। राइट, समझा रहा ना? ये यहां से है। वैसे पूरे ये नर्मदा घाटी में भी बड़ी मात्रा में क्या है? संगमरमर मिलते हैं ये। ठीक है, नर्मदा घाटी में क्या है? वो धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा धार प्रपात? धुआंधार जलप्रपात। कहां पर है? जबलपुर के पास में है ना ये, भेड़ाघाट कहते हैं क्या? इस तरह से ये। राइट, ऐसे जो है ये, तो ये सब क्या है? ये सब एक्टिविटीज है इनमें से ये। ठीक, अब शाहजहां आ गया, उसके बाद उसके पुत्र, और भी कई पुत्र हुए, उनमें से एक पुत्र बड़ा, क्या नाम है? औरंगजेब। औरंगजेब कैसे बताया मैंने? बड़ा क्रूर व्यक्ति है। एक व्यक्ति इनसे सिंधु को देख लेगा तो अचानक से उनका हाथ कहां चला जाता है? तलवार की मूठ में चला जाता है। इसलिए समझ रहे होंगे ये। ठीक है, ये सब एक्टिविटी है। पहुंच गए कहां तक हम? 1707। घटनाएं समझ में आ गया ये। ठीक, तो ये पूरी इनकी स्टोरी है। अब आगे की स्टोरी को छोड़ देते हैं, अब हम चलते सीधे प्राचीन भारत के इतिहास पर। ठीक, अब कॉपी निकालिए और पेन निकालिए। अब जो समझ गए हैं वो तो जो समझ गए हैं, अब थोड़ा सा क्या है, लिखते भी चले जाएंगे और उनको हमें याद भी करते चले जाएंगे। पहले मैं क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा ठीक से दिखा दे रहा हूं भैया। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? भारत का इतिहास। इनको 3 भाग बांट दिए पहले। पहले क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास।
फटाफट लिखते चले जाइए, इससे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ये। दूसरा कौन सा है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा कौन सा है? आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, ये हो गया भारत के इतिहास का तीन बड़े कालखंड, जो कि इतिहास के, भारत के इतिहास के क्या है, तीन बड़े कालखंड। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? जो बीत गया, सामान्य भाषा में क्या है? जो बीत गया है वही इतिहास है ये। हालांकि शब्द बना है, हिस्टोरिया से बना है ये शब्द। किससे बना है? हिस्टोरिया से बना है। ठीक है, और हिस्टोरिया का मतलब क्या है? जो हम पुराना, हमारा जो अतीत है उनका जो अध्ययन है वो क्या है? इतिहास है। मगर इतना ही नहीं है, अतीत को हम समझते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं और वर्तमान तक उनको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये तो अतीत और वर्तमान के बीच जो संवाद है, जो वार्ता है, जो बातचीत है, जो जानकारी मिलता है, वो एग्जैक्टली क्या है? इतिहास। राइट, इस प्रकार से ये। अब ये जो इतिहास है, इस इतिहास को हमने, हालांकि भारत के इतिहास को हमने तीन भागों में बांट रखा है, मगर इतिहास का जो विभाजन जो है, इनकी बात कर रहा हूं मैं, इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन बहुत मुख्य परीक्षा में जाके पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं। हमें तथ्यों को सीधे तौर पे याद करना है। इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं हम। इतिहास के पूरे कालखंड को हम तीन भागों में बांटते हैं। ये पहला जो खंड इनका क्या होता है? प्राक इतिहास। प्राक इतिहास, या फिर इनको कहते हैं प्रागैतिहासिक। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। ये मैं उस कालखंड की बात कर रहा हूं जिस समय जो है हमें, जिस समय उनके हमें कोई, इस कालखंड की बात कर रहा हूं जब हमें कोई इनकी लिपि प्राप्त नहीं हुई, कोई लिपि प्राप्त नहीं हुआ, कोई लिपि प्राप्त नहीं है। अब जब लिपि प्राप्त नहीं है, इसका मतलब लिखना पढ़ना ये नहीं जानते, कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास में इनके। राइट, तो कौन सा आ जाएगा इस कालखंड में? कौन सा आ जाएगा? ये पाषाण काल। कौन सा है? पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है। राइट, ये सब किस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं? प्राग इतिहास कालखंड की बात कर रहा हूं मैं। इनको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। ये दोनों है, इतिहास के पूर्व का काल, इतिहास के पूर्व का काल। दूसरा जो कालखंड है इसमें आया, वह है आद्य इतिहास का। इनको क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जो है, हमें इनके इस समय काल के जो लिपि तो प्राप्त हुआ है, लिपि प्राप्त, मगर अब तक हम उनको पढ़ नहीं पाए, किंतु अब तक पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं जा सकता। मगर हां, ये लिखना जानते थे, ये लिखना जानते थे। अब लिखना जान रहे, इसका मतलब पढ़ना तो स्वाभाविक है, जानेंगे ही जानेंगे। कौन है ऐसा? हड़प्पा। कौन है? हड़प्पा। वैदिक भी, क्योंकि वैदिक साहित्य रचना जो है बहुत बाद में हुई है। राइट, वैदिक भी है, तो ये भी क्या है? आद्य ऐतिहासिक कालखंड। उसके बाद तीसरा जो कालखंड आया इसमें, उस कालखंड को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब क्या हुआ? हम ऐतिहासिक काल के, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं मैं साइड में। इसमें क्या है?
लिपि प्राप्त है और प्राप्त होने के साथ इनको क्या है, पढ़ा भी जा सकता है, राइट। और पुराना कहां से, अभी पूरा जो है हमें 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद जितनी भी हमें जो इतिहास है हमें साक्ष्य मिलते हैं। विशेष रूप से किसकी बात कर रहा हूं मैं, अशोक के जो लिपि है। अब उस समय तो बहुत सारी लिपि प्रचलित है, ब्राही लिपि है, अरस्ती, खरगोष्ठी, अरामाइक, समझ रहा है ये। मगर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर मुख्यतः कौन सी लिपि है, ब्राही लिपि है। कौन सी लिपि है, ब्राही है। भाषा क्या है, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, आम बोलचाल की संस्कृत, पाली, प्राकृत, राइट। ये सब भाषा का विकास हो गया है ये। तो भाषा का भी विकास हो गया है, ये लिपि का भी विकास हो गया। और केवल एक लिपि नहीं, ब्राही लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, अरामाइक लिपि है, समझ रहा है ये सबके जानकारी मिलती है हमें ये। ठीक, तो इस प्रकार से इतिहास का जो विभाजन करेंगे इस लिपि के बेसिस पर, तो क्या है, प्राक इतिहास काल। नंबर 2 कौन सा है, आद्य इतिहास काल। और नंबर 3 कौन सा है, इतिहास काल। तो प्राक इतिहास में कौन आ गया, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इनकी कोई हमें लिपि प्राप्त नहीं हुआ है। महापाषाण काल एक खंड भी आता है, उनके जो कालखंड है लगभग 1000 ईस्वी मानते हैं, क्योंकि लोहे का प्रयोग करने वाले लोग थे ना ये। ठीक है, तो मुख्यतः इनकी गणना किस में करते हैं हम, आद्य इतिहास काल में कहते हैं ये। ठीक है, और आद्य इतिहास काल मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, हड़प्पा और वैदिक। हड़प्पा और वैदिक, हड़प्पा की कई बड़ी हमें लिपि मिली हुई है ना। ठीक है, मोहन जो सिक्के जो प्राप्त होते हैं, मतलब उनके जो सिलों में प्राप्त होते हैं, उसमें भी लिपि है, लिखा हुआ चित्राक्षर है इनका, ये पिक्टोग्राफी है, ये भाव चित्रात्मक लिपि इनकी है, किनके, हड़प्पा के ये। जैसे कि चीन की लिपि वर्तमान में क्या है, भाव चित्रात्मक है ये। ठीक है, इस तरह से ये। तो उसके बाद कौन सा काल, कौन सा खंड आ गया, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल आ गया। ऐतिहासिक काल में तो पूरा बड़ी मात्रा में लगभग 6ठी सदी से पूर्व से जो हमें लिपि प्राप्त हुआ है, वो क्या है, पूरा कालखंड किसका हो गया, ऐतिहासिक काल। क्लियर है यहां तक ये, आगे बढ़ू मैं, हो गया। लिखने की स्पीड थोड़ी अच्छी रखेंगे और वो, ठीक। अब इसके बाद फिर जो है ये थोड़ा सा मोटी मोटी चीजों को मैं एक साथ में ले रहा हूं, प्राचीन भारत का कम से कम। ठीक है, अब भारत के इतिहास को, इसको ऐसा फिर से कर दे रहा हूं मैं। ठीक, इसमें जो है, मैं इसमें पहला खंड की बात कर रहा हूं मैं, ये इसको मैं ऐसे ले रहा हूं मैं इधर से। इनको जल्दी जल्दी लिखते चले जाइए। पहला किसका आ गया, पाषाण काल। दूसरा कौन सा आया, ताम्र पाषाण काल। तो यहां पर कौन सी संस्कृति, पाषाणिक संस्कृति। संस्कृति कैसा, पूरा पाषाणिक। मध्य पाषाणिक, नौ पाषाणिक। समझ में आ रहा है ये। ताम्र पाषाणिक में, इसमें क्या है, तांबे और पत्थर का प्रयोग करते हैं, तांबे और पत्थर का प्रयोग। इनके बेसिस पर संस्कृति, कई संस्कृति है। एग्जाम्पल ले रहा हूं बस मैं, बनास, बनास हो गया, आहार, गिलूद, जारवा, और भी कई है, ऐसे और भी है। डिटेल से बात करेंगे फिर जिस पर जाएंगे तब हम लोग। ठीक, उसके बाद फिर जो है आगे फंस जाएंगे, तीसरा कौन सा आएगा, हड़प्पा वाला काल आ जाएगा। हड़प्पा संस्कृति, ये जगह का नाम है सब, ये संस्कृति है इनका।
हाँ, बनास राजस्थान में ये। आहार संस्कृति, गिलू संस्कृति, जोरबे संस्कृति, मालवा संस्कृति, मालवा क्षेत्र में कायथा, ये सब संस्कृति का नाम है। ये सब कौन संस्कृति हो गया? ताम्र प्रशानी वाला है ये। राइट, इस प्रकार से ये। अब उसके बाद हड़प्पा संस्कृति आया। हड़प्पा संस्कृति मतलब कहां पर? भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति। ये कौन सी संस्कृति है? ये कांस्य युगीन संस्कृति है। कांस्य युगीन संस्कृति है ये। कौन संस्कृति है? कांस्य युगीन संस्कृति। इनके क्षेत्र क्या है? किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं ये? सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं इनको वो। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता का विकास किस नदी की वजह से हुआ है? सिंधु नदी की वजह से हुआ है ये। जितनी भी विशाल और विस्तृत और जो है बड़े जो महत्वपूर्ण सभ्यता जो विकसित हुई है, वो सब के सब किसके किनारे हुई है? नदी घाटी किनारे हुआ है। जैसे कि जो है भारत में ये सिंधु नदी घाटी के किनारे कौन सी सभ्यता? सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति। वैसी जो है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, जानते हैं नील नदी? नील नदी में वहां पर क्या है? सभ्यता, नील की सभ्यता है ये वहां पर ये रोमन। और वो आगे बड़े जो क्षेत्र थे इसमें से अफ्रीका वाले क्षेत्र में। वैसे जो है इस तरफ चीन में जो है फांगो नदी है, चीन की सभ्यता। सुना रहे ये कर रहा हूं मैं ये। वैसी मेक्सिको में भी उस तरफ माया सभ्यता। ठीक है, इस तरफ इधर दजला और फरात वाले क्षेत्र, ईरान वाले क्षेत्र में, वहां पर क्या है? मोसोपोटामियों की सभ्यता। राइट, ये सब के सब क्या है? नदी के किनारे हुए हैं ये। वैसे सेम जो है क्या है? ये नदी के किनारे ये। समझ रहे हैं ये? छत्तीसगढ़ में जो है वैसी जो है खारून नदी घाटी। खारून नदी जानते हैं कहां पर है ये तो पास में है क्या? रायपुर के, रायपुर से किनारे बसा हुआ है ना खारून नदी। खारून नदी घाटी सभ्यता। राइट, उसका उत्खनन किया गया है अभी ये, अभी भी सुर्खियों में आता है नया नया। कौन सा नदी घाटी सभ्यता? खारून नदी घाटी सभ्यता। अभी जो है अभी उतना अधिक उनको तथ्य मिले नहीं है, तो तात्विक उत्खनन चल रहा है। आगे चलकर के ये स्थापित हो जाएगा छत्तीसगढ़ में एक नई सभ्यता। कौन सा? खारून नदी घाटी सभ्यता। इतिहास में जाएंगे, डिटेल से बात करेंगे उस पर। और हम लोग छत्तीसगढ़ की है तो कौन से? सिंधु नदी घाटी सभ्यता। सभ्यता संस्कृति में अंतर है, अभी बताऊंगा आगे मैं ये। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति एक नहीं है ये। ठीक, तो क्रॉनोलॉजी में कहां पहुंच गए हम लोग? पहले पाषाण काल, ताम्रपाषाण और हड़प्पा। ठीक, आगे बढ़ गए। अब इसके साथ साथ दूसरा जो बड़ा घटनाक्रम है, और घटनाक्रम इस प्रकार का है कि पहले जो है इतिहास को जैसा लिखा गया, पढ़ा गया, पहले एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारे जो इतिहास की जो लेखन शैली बिल्कुल अलग है। हमारा जो इतिहास हम लिखे किसमें है? ऋग्वेद से। वो हमारा इतिहास बताता है ये। राइट, और ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है, महाकाव्य है, रामायण, महाभारत, पुराण, 18 पुराण। समझ में आ रहा है ये? ठीक, अब ये सब जितने ब्रिटिश लोग आए, यूरोप लोग आए, यूरोपीय आए, तो वही सबसे पहले भारत के इतिहास के बारे में अपने तरीके से अध्ययन किया। जैसे कि यूरोप में अपनी इतिहास लिखते हैं, वो लिखा अपने तरीके से लिखते हैं ना। ये तो हमने अपने तरीके से लिखे हुए हैं, तो सभाई की इनको अच्छा बेहतर कौन समझ सकता है? हम ही समझेंगे ना। अब वो विदेश में आके कहता है कि भारतीय लोगों को इतिहास लिखना आता नहीं है, भारत में आके कहता है हमें ये जो है हमारे जितनी भी इस तरह संस्कृति की जो जितने पहचान थे हमारे, जितने साहित्य ग्रंथ हैं हमारे, किसी को इतिहास माना ही नहीं। वेद को इतिहास नहीं मानते हैं ये। ठीक है, मतलब जो कह रहे समझा रहे ना, ये पुराण को इतिहास नहीं मानते हैं ये। मगर अब वर्तमान में जो है, वर्तमान में सरकार के द्वारा भी जो है किताबों में भी यहां पढ़ा जा रहा है इतिहास पुराण। समझा रहा ना ये? पुराण कितने पुराण? 18 पुराण। इनको अब जो है ऐतिहासिक ग्रंथ, मतलब हमारा एक इतिहास का हिस्सा के रूप में अब देखा जाता है। ये कहते हैं इतिहास पुराण। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो ये सब क्या है? तो अब इसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग और नया जो जानकारी मिलता है, अब एक नया बड़ी जानकारी मिलती है। सिनौली एक जगह है यूपी में, पश्चिमी यूपी में जगह है। कौन सा बात कर रहा हूं मैं? सिनौली। इनका भी जो है 2012, 13, 14 के आसपास ही उत्खनन शुरू हुआ था। नई जगह है, बिल्कुल नए नए सुर्खियों में आए हैं।
बड़े क्षेत्र का उत्खनन किया गया। उत्खनन समझते हैं ना, उत्खनन किया गया तो वहां से क्या मिला, रथ मिला। क्या मिला, रथ, चेरियन, समझते हैं ना रथ। और कहां रथ, रथ के प्रयोग कहां करते थे, रथ के प्रयोग कहां पर करते थे? सबसे पहले शुरुआती दौर में देखें रथ के बड़े मात्रा में साक्ष्य कहां मिलेंगे हमें, महाभारत काल, युद्ध किस पर बैठ करके, रथ पर बैठ करके। और रथ, रथ मतलब कैसा, रथ में, रथ के जो पहिए बने हैं, चक्के जो है, विदेशी लोग कहते हैं कि भारत में जो है जो पहिए के वो बनाने वाले लोग जो है पहिए, वो आरा वाला पहिए नहीं बनाने जानते थे भारत के लोग। आरा वाला पहिया समझते हैं, ठोस पहिया, पहिया ठोस पहिया मतलब क्या है, पूरा ऐसे क्या है, लकड़ी का एक बड़ा पाटा है, उसमें आरा नहीं है। आरा समझते हैं, नहीं, ठीक है। ये रथ बना दी हमने, बिठा दी इस पर हमने ऐसे, और ये क्या है उनका पहिया है। ये क्या है, उनके आरा, समझ में आ रहा है ना। ये ऐसे साक्ष्य मिले हैं हमें, ये एक टेराकोटा मिला हुआ है। अब लकड़ी के पहिए तो जो है उस काल के तो सड़गल जाएंगे ना, मगर टेराकोटा मिला हुआ है साक्ष्य में। टेराकोटा समझते हैं, मिट्टी के खिलौने, पकी हुई मिट्टी, बचपन में बनाए होंगे आप लोगों ने, जब घर में हम लोग, जब उसमें ये वो क्या बोलते हैं, खपरे बनाते थे उस समय, तो फिर दोपहर में टाइम निकाल करके जो हम लोग क्या बनाते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे ये। अब उनको जो है जब उसमें खपरे को पकाने के लिए भट्टी बनाते, उसमें साइड में छुपा के डालते थे। ये क्या बनता है, टेराकोटा, उसे क्या बोलते हैं, टेराकोटा। ऐसे साक्ष्य मिले हैं। अब वो साक्ष्य जो टेराकोटा जो मिला हुआ है, उसमें मिट्टी के उस छोटे से खिलौने में जो है चक्का मिला है, उनका पहिया, उसमें से आरा बना हुआ है, राइट, ये हमें मिला हुआ है। तो ये स्वाभाविक साक्ष्य है। कौन से बताया मैंने, जगह का नाम सिनौली। क्या मिला है, चक्के मिले, क्या मिला है, रथ, तलवार मिला है उस काल का, उस काल का तलवार मिला हुआ है। समझ में आ रहा है, ये वो ऐसे लगाते हैं ना, सीने में लगाते थे कवच बचने के लिए, वो भी मिला हुआ है हमें ये, राइट। ये सब जो है बड़ी मात्रा में, ये कहने का मतलब ये सब क्या है, तो अब इससे संकेत मिलता है। ये जो कहते हैं ना, विदेशी लोग कहते हैं कि जो आर्य है, ये वैदिक लोग भारत के नहीं है, ये कोई और है। आर्य लोग जो है विदेश से आए आक्रमणकारी रूप में, को भी कब आए, 1500 ईसा पूर्व में आए, ये कहते हैं। ये 1500 ईसा पूर्व नहीं, ये आर्यों ने, ये जो है विदेशी ने बताया ऐसा, समझ रहे हैं। ये विदेशी इतिहासकार, भारतीय में इतिहास जब लिखा उन्होंने तो कहा क्या ठीक है, हड़प्पा तो है यहाँ पर ये, मगर ये जो आर्य जो कह रहे हैं ना, ये आर्य भारत के मूल निवासी नहीं है। कोई कहता है मध्य एशिया से आया, कोई कहते हैं साइबेरिया से आया, कोई कहते हैं उधर यूरोप से आया, राइट। मगर वास्तविकता ऐसी नहीं है। वर्तमान में स्थापित सत्य है कि ये विदेश से नहीं बल्कि यही के देसी लोग हैं ये। और ये जो है 1500 ईसा पूर्व कोई भारत में आए नहीं है, ये जो है 3000 साल पहले ईसा से ही वहां जो है यहां से रहते आए हैं, नदी के किनारे। और कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। ये इसीलिए जो है इस सिंधु सिंधु नदी घाटी सभ्यता को, मिसेस हड़प्पा संस्कृति को और इस तरफ वैदिक संस्कृति को अलग अलग तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए। ये एक के बाद एक है ऐसा नहीं देखना चाहिए, बल्कि अब भारत सरकार की जो 6वीं की नई किताब आता है, उसमें अब क्या मिलता है, सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। अब सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता मतलब किन की बात कर रहे हैं हम साथ, सिंधु नदी घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। तो वेद में सबसे पवित्र नदी मतलब कौन, सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है, सरस्वती नदी है, ठीक है। हालांकि अब वहां सूख गई है, सूख गई है। मगर जो है जब इनको साइंटिफिक, जब हम जूलॉजिकल स्टडी करते हैं, तो उसमें नदी जो है उनकी नीचे, जमीन के नीचे भूगर्भ में क्या है वो मिलते हैं, भाव की पूरी घाटी है उनकी। इनके जो थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा
पीछे का बड़ा हुआ वर्तमान में क्या है, घग्गर नदी है राजस्थान में। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, इस तरह से ये। और उसी के किनारे किनारे जितने बड़े बड़े शहर थे उस समय के ना, अग्निकुंड हमें नदी के किनारे किनारे मिला हुआ है। राखीगढ़ी बड़ा महत्वपूर्ण जगह उनमें से। राजस्थान कहां पर है ये, राजस्थान। समझ में आ रहा है ये। तो ऐसे कई जगहों को ऐसे ही याद कर जाएंगे हम लोग को। ठीक किसकी बता रहा हूं मैं ये, हड़प्पा। तो हड़प्पा के साथ या उसके बाद कौन सा आ गया, कौन सा आ गया, वैदिक। कौन सा काल आया, वैदिक काल आया। वैदिक काल कितने भाग बांट दिए हमने, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब इस कालखंड में जो है एक कहते हैं ना 1500 से लेकर के 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, इनको हम समझने के लिए बस अभी जस्ट याद कर रखने के लिए, बस जानने के लिए हम लिख लिए हैं, मगर हम समझ गए हैं ना। 1500 बीसी से लगभग कब तक, 1000 बीसी तक। और ये जो है 1000 बीसी के बाद उत्तर वैदिक काल। ठीक, कौन सा हो गया, उत्तर वैदिक काल। आगे बढ़े, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद फिर जो है अब फेज किसका आएगा, इसके बाद जो फेज आया वहां क्या है, नवीन धर्मों के उदय का काल। ठीक, या कहते हैं या फिर और क्या बोलते हैं इनको, पूर्य मौर्य काल। क्योंकि इसके बाद कौन सा काल आएगा, मौर्य काल आएगा। नवीन धर्म के उदय का काल। बुद्ध काल, भगवान बुद्ध का काल है ये, भगवान महावीर का काल है ये। इसी समय जो है सूत्र ग्रंथों की रचना हुआ। कौन सा ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ। ग्रंथ सूत्रबद्ध तरीके से लिखे गए। ग्रंथ जो है कैसे लिखे गए, सूत्रबद्ध, सूत्रबद्ध करके। ये सूत्र समझते हैं ना ये, जैसे कि जो है संस्कृत में व्याकरण पढ़ते हैं, मी वा मा ती ता अंति, गच्छामि गच्छावह गच्छामः। समझा रहा ना ये, तो ये क्या है, सूत्र है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, सूत्र में लिखा है। समझा रहा ना ये, योग सूत्र, सांख्य सूत्र, न्याय सूत्र, वेदांत सूत्र, ये सब क्या है, सूत्रबद्ध ग्रंथ है ये। इसीलिए इस कालखंड को क्या कहते हैं, सूत्र काल भी कहते हैं। किस समय की बात कर रहे हैं हम, कहां तक पहुंच गए, लगभग ये 600 बीसी में चल रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं, 600 बीसी में चल रहे हैं। ठीक है, इसी फेज को जो है, क्योंकि 16 महाजनपद तो इसी समय उदय हुआ था, इसी दिन को जो है महाजनपद काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाजनपद काल। कितने महाजनपद, 16 महाजनपद। भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है, वो बताता है हमें कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद है ये। राइट, इस तरह से ये इस पूरा घटनाक्रम इसी समय होंगे। भगवान महावीर के काल है, ये भी कह सकते हैं हम, भगवान महावीर का काल। इसको भगवान जोड़ लेते हैं यहां पर हम। भगवान महावीर का काल। राइट, यहां तक पहुंच गया। अब इसी के बाद इसी क्रम में क्या होगा, यहां पर 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपदों में से, 16 महाजनपद है ना, अब 16 महाजनपदों में से जो बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद कौन आएगा, मगध और अवंती है, और भी कई है, अंग है, कोसल है। समझ रहे हैं, कई है और है ये, उनको छोड़ दे रहा हूं, जब महाजन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। मगर आपको पढ़ते पढ़ते दिमाग में रख लेना है कितना, 16 महाजनपद है ये। ठीक है, और उसके बाद इस मगध में क्या हुआ है, क्या आया, मगध साम्राज्य आया। मगध साम्राज्य में कई अलग अलग वंश आते हैं यहां पर ये।
बृहद्रथ वंश। नाम सुने होंगे, एक पहले तो बृहद्रथ था, बाद में एक नाम सुने होंगे आप लोगों ने, राक्षसी जरा। नाम सुने हैं इसका? महाभारत या किसमें कहानी में आता है ये? कृष्ण वाले मेरे ख्याल से है ये। जरा, जरासंध, राइट? ये वही के साथ साथ है ये। कुछ इतिहासकार छत्तीसगढ़ में ऐसे भी हुए हैं, मतलब कुछ ऐसे छत्तीसगढ़ के बारे में कहते हैं कि जरासंध के काल में जो है वो इतना बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति व्यक्ति था, ठीक है, कि लोग कुछ मछुआरे परेशान हो गए, 36 परिवार परेशान हो गए, और वो उस मगध वाले क्षेत्र को छोड़कर, पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र को छोड़कर कहां आ गए? छत्तीसगढ़ आए। छत्तीसगढ़ में उसने अपना घर बनाया। कितना? 36। इसीलिए छत्तीसगढ़ का नाम क्या, इसलिए हमारे राज्य का नाम क्या पड़ गया? छत्तीसगढ़ पड़ गया, ऐसा भी कहते हैं। समझ रही है? ठीक है, ये अलग बात है। तक पहुंचे हम लोग नवीन धर्म। अब मगध, मगध महाजनपद शक्तिशाली हो गया। मगध और अवंती में लगातार संघर्ष होता रहा, मगर बाद में जीत कौन? आपस दोनों दोस्ती कर लिए, और जीते कौन आखिर में? मगध। मगध साम्राज्य, इनकी राजधानी जो है गिरिवज्र, राजगृह और पाटलिपुत्र, अंतिम में ये समझा रहे हैं। अब उसके बाद यहां से फिर बड़ा सेगमेंट क्या शुरुआत हो जाएगा? बौद्ध और जन्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उनकी तो स्थापना हो गई है, डिटेल बात करेंगे ये, इसी फेज का है ना ये, ठीक। उसके बाद फिर शुरुआत किसका हो जाएगा? यहां से हम मगध से आगे बढ़ गए। अब कौन सा जो आएगा? मौर्य वंश। अब मौर्य वंश नहीं को मौर्य काल कहते हैं हम सीधे तौर पे। मौर्य काल, इसी समय विदेश से आक्रमण भी होगा ना, यहीं से विदेशी आक्रमण शुरुआत हो चुका है ये। अब इसी में मैं साथ में पैरेलल यहीं पर साइड में लगा दे रहा हूं इसको भी। यहां से क्या हुआ है? विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। विदेशी आक्रमण हुआ, ये पहली बार विदेशी आक्रमण हो रहा है ना भारत में ये, ठीक है। और आक्रमण करने वाले कौन है? उधर कहां से? रोम से, रोमन क्षेत्र से ये, दुनिया वाला क्षेत्र, ठीक है। तो वहां से पहले कौन? उसमें यूनानी है पहले जो है, पहले वहां से कौन आया? साइरस आया। नाम सुने कभी इसका? ये सफल नहीं हुआ था, हालांकि ये सफल नहीं हुआ था, यूनान से आया था। बाद में जो है ईरान वाले क्षेत्र, वहां पर एक वंश हुआ करता था, हकमनी वंश। कौन सा वंश? हकमनी वंश। वहां से डेरियस आया, ये आक्रमण किया था। ये ईरान से था बेसिकली, ये ईरान से, ये साइरस वहां से था, ये ईरान से। ईरान में जो है हकमनी, कभी उनको जो है इखमनी वंश भी कह देते हैं, ये कुछ लोग अलग नाम मिलता है एक्चुअल में, ये हकमनी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चल करके इसी में जो है एलेक्जेंडर भी कहते हैं, एलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, कोई कहते हैं सिकंदर महान। कितना महान था ये बात की बात है, तो सिकंदर बस लिख देते हैं, तो सिकंदर महान लिख ही देते हैं, ठीक है। याद करने के लिए जो भी है, मगर क्या है? सिकंदर है, सिकंदर महान है, एलेक्जेंडर, राइट। इसके समकालीन ही जो है कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कुछ समय तक सिकंदर की सैनिक में कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके सैनिक के रूप में काम भी किए थे, राइट। ये तो बर्बाद किया सिकंदर को, वो युद्ध इनका सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बीच बीच में अड़ंगा कौन लगाता रहा? चंद्रगुप्त मौर्य। अब भेजा किसने था उनके सैनिक बनकर के बनने के लिए? विष्णुगुप्त, क्या नाम है उनका? कौटिल्य, चाणक्य, समझा रहे ये, इस तरह से ये। तो ये मौर्य काल वाला फेज आ गया। अब मौर्य काल मतलब कब की बात कर रहा हूं? लगभग मैं तीसरी सदी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, ये लगभग 322 के आसपास। सिकंदर 326 के आसपास, बीसी के आसपास में, और 322 के आसपास में, समझ में आ रहा है ये, ठीक। अब इस मौर्य काल के समय ही हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में एक बड़ी स्टोरी हो रहा है। एमपी में तो स्टोरी अलग प्रकार की है, बड़ी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। छत्तीसगढ़ में जो है देवदासी प्रथा भी है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा है क्षेत्र, जानते हैं यहाँ पर, ये सीता भेंगरा है, जानते हैं? सीता भेंगरा इसी काल के है ये। सीता भेंगरा में क्या है? इसी काल के है। सीता भेंगरा जो नाट्यगृह मिला ना, ये
सिस्टम क्या है? नाट्य, नाट्यगृह, रंगमंच वाला चित्रकारी है, दीवार में चित्रकारी है, इधर भी दीवार, इधर भी चित्रकारी, इधर भी चित्रकारी, सजाया गया है रंगमंच को, वो उनके साक्ष्य है ये, सुना रहे हैं ये। वहां जो है नृत्य करते हैं, नृत्यांगना है जिनको थे। अब उस साइड में एक मंदिर भी है, वरुण देव का मंदिर कहते हैं कोई उनको, वो वहां पर उनकी उपासना भी करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये कौन? देव की उपासना करने वाले कौन? देवदासी, सुना रहे ये। इस किस काल के हैं ये? मौर्य काल के हैं। तो मौर्य काल शुरुआत में क्या हुआ? चंद्रगुप्ता मौर्य, आगे बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हुए? अशोक। अशोक के जो है कितने, कई प्रकार के साक्ष्य, स्तंभों में शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, ठीक वैसे फिर इस तरफ क्या है, और स्तंभ बनाते कैसे हैं? बड़ा से एकास्म पत्थर, मतलब क्या है, पूरे बड़ा से ऊंचा पत्थर, उस पत्थर में लिखा जाता है, स्तंभ में लिखा जाता है। ऊपर क्या करते हैं? ऊपर क्या करते हैं? बैल को बना देंगे, बैल, बैल की मूर्ति, समझ रहे हैं ये, बैल की मूर्ति रख देंगे। कहीं पर क्या रखेंगे? ये शेर को रख देंगे, कितने? 4, चारों तरफ करके। ये देखिए भारत का नेशनल एम्बलम सारनाथ से मिला हुआ, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये चक्र प्रगति के प्रतीक है, ये समझ रहे हैं? ये सब कहां से? अशोक के स्तंभ लेख से है। शिलालेख भी है, वृहद शिलालेख है, लघु शिलालेख है। अब उसमें लिखा किस किस लिपि में है? ब्राही लिपि है, खरोस्थी है, यूनानी है, अरामाइक है। मिलता कहां से है? अफगानिस्तान, वहां से लेकर के ये दक्षिण भारत में तो मास्की और आगे तक, उड़ीसा में तोसली, पश्चिम में उज्जैन, कई क्षेत्र है ये, सुना रहा है ये। तो ये सब पूरे किसके साम्राज्य है? ये मौर्य साम्राज्य के हिस्सा है ये, राइट। मौर्य काल की बात कर रहा हूं मैं, और भी कई लोग हुए इसमें। ये मतलब किस काल की बात की हम लोग? ये तीसरी सदी ईसा पूर्व से, ये 185 बीसी तक, लगभग मान लो इनको तीसरी सदी ईसा पूर्व से, तीसरी सदी ईसा पूर्व से 185 बीसी तक लगभग। बाद फिर मौर्यों का पतन हो गया, मरुत्तर वाला फेज आया। समझ में आ रहा है ये? क्लियर है? आगे बढ़िए। क्या? ईरान, ये एलेक्स सिकंदर, सिकंदर महान मकदूनिया से आया था ना। ये हकमनी, हकमनी वंश, ये कहां से आया था? मकदूनिया। मकदूनिया का शासक कौन? सिकंदर। ठीक है, ईश्वर का पुत्र कहते थे स्वयं को ये। ठीक है, आगे बढ़े। अब कौन सा आया? उत्तर काल। कौन सा काल आया? मुर्तर काल। चलो मैं बाद में करूंगा, एक मैप लाना चाह रहा था मैं। मुरत्तर काल, तो मुरत्तर फेज में क्या है? यहाँ पर क्या फेज है हमारे पास में? ऐसा स्थिति है, यहां से क्या हुए हैं? आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रमण हुआ इस समय। तो आक्रमण करने वाले कौन कौन लोग हैं? इसमें विदेशी आक्रमण हुआ। आक्रमण करने वाले कौन है? पहले यूनानी है, फिर कौन है? शक है,
फिर कौन है? पहलव। फिर कौन है? कुषाण। ठीक है, फिर कौन है? कुषाण। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, ये हो गया। तो एक मुर्तर फेज में, तो मुर्तर फेज में दो क्षेत्र हो गया। एक तो पूरा ये वाला क्षेत्र हुआ, दूसरा कौन सा है? ये वाला क्षेत्र हुआ। तो यहां पर कौन है? ये पर बड़े क्षेत्र किसका वंश हो गया, किसका विकार हुआ? कुषाणों का। और यहां पर कौन आया? सातवाहन। सातवाहनों के बाद यहां पर कौन आएगा? इसके बाद में कौन आएगा? वाकाटक। कौन आएगा? वाकाटक। तो मुर्तर फेज में एक तरफ कौन आया? यूनानी, शक और पहलव। फिर आगे कुषाण। ठीक है, और इसके बाद भारत वाले क्षेत्र में यहां पर दो ले लेते हैं। यहां पर क्या है? दो ले लेते हैं मौर्य में। मौर्य के बाद फिर कौन वंश आया था उधर? क्या नाम था उनका? वो क्या सुंग था क्या? कौन सा वंश सही है? मौर्य के बाद मुर्तर फेज में कौन आया इधर? शुंग वंश। ठीक है, कौन है? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश। इसके बाद यहां पर है कण्व वंश। ठीक, ये आगे बढ़ गया। फिर अधिकार इस पर किसने कर लिया था? उधर से कुषाणों ने कर लिया। ठीक है, और उसके बाद यहां पर फिर जो है इधर वाला फेज में, साउथ वाले फेज, इधर एमपी वाले फेज में, वहां पर कौन आ गया? सातवाहन। और सातवाहन के बाद कौन आया? वाकाटक। राइट, कौन आया? वाकाटक। इस समय छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में जो है इस वाले क्षेत्र में, यहाँ मैदानी वाला क्षेत्र है ना, और यहाँ पर क्या है? बस्तर वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? नल वंश चल रहा है। पैरेलल में चल रहा है ये। हाँ, पैरेलल चल रहा है ये नल वंश, वाकाटक समय। और यहाँ पर यहाँ पर अधिकार किसने किया था? पहले इस क्षेत्र पर अधिकार किसका था? सातवाहन का था। फिर आगे इस पर अधिकार किसने कर लिया? वाकाटक ने कर लिया। किसने कर लिया? वाकाटक में। मगर इस क्षेत्र पर जो है अधिकार करने के लिए ये वाकाटक और नल के बीच लगातार क्या है? संघर्ष होते रहे। राइट, इनकी राजधानी है, इनकी राजधानी जो है, और इनकी जो राजधानी है नंदीवर्धन, इनकी राजधानी है नागपुर के पास। ठीक है, तो ये जो है दोनों आपस में वाकाटक और नल के बीच क्या लगातार संघर्ष होते रहे। ये कभी उनकी राजधानी जला रहे हैं, तो कभी ये इनकी राजधानी जला रहे हैं। संघर्ष हुआ बड़ी मात्रा में ये। राइट, बस बात करेंगे इस तरफ जो है ये विलास तुंग बड़ा शासक हुआ नल वंश में ये। ठीक, तो सातवाहन के पहले क्या है? सुंग वाला हो गया, सातवाहन और वाकाटक। अभी मौर्य वाला फेज खत्म हो जाएगा, मुर्तर फेज खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, वहां से दक्षिण भारत को छोड़ दिए हैं अभी ना हम लोग। इनके बाद का जो फेज आया अब यहां से, फिर कौन सा फेज आएगा अब यहां पर? गुप्त काल। गुप्त काल। अब गुप्त काल में तो कई शासक है, बस एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इनको श्रीगुप्त है, फिर आगे इसमें क्या है? श्रीगुप्त, घटोत्कच है, और उसके बाद बड़े महत्वपूर्ण शासक को बस ले रहा हूं मैं बीच बीच में छोड़ के, समुद्रगुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त है, और कई लोग हैं इनमें से ये। गुप्त काल। गुप्त काल के समानांतर अब जब यहां पर इस पूरे क्षेत्र पर क्या चल रहा है? ये गुप्त काल वाला है ये। छत्तीसगढ़ पे अधिकार किसका है? गुप्तों का है ये। ठीक है, और इधर किसका है? वो वाकाटक। समानांतर है ये, दोनों सगे संबंधी है। ठीक है, इस सब गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की उनके पुत्री का विवाह, प्रभावती, उनका विवाह किससे हुआ है? वाकाटक शासक से, रुद्रसेन द्वितीय से हुआ वो। ठीक है, दोनों अच्छी दोस्ती भी है, रिश्तेदार भी है। बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, देखो इस तरफ पूरे उत्तर गंगई मैदानी क्षेत्र पर, और इस तरफ जो है पूरे पश्चिमी क्षेत्र पर ये। ठीक है, तो ये बड़े क्षेत्र पर लगातार क्या है? लंबे समय तक शासन किया। व्यापार वाणिज्य बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया। ठीक है,
बड़ी मात्रा में बढ़ी है। कहां तक फंस गए हम लोग जो है, गुप्त का कौन है, गुप्त। अब फेज कौन सा फेज आ गया, गुप्तोत्तर वाला फेज आया। कौन सा फेज आया, गुप्तोत्तर। इनके बाद का जो फेज किसका है, वो गुप्तोत्तर का है, ये गुप्तोत्तर काल। ठीक है, अब इस तरह से क्या है, हम आगे बढ़ जाएंगे इस पर ये। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किस पर, इतिहास की जानकारी के स्रोत। समझ में आ गए हैं। आगे जो कुछ सेगमेंट बचा इसमें, उसको साइड में आप लोग जगह छोड़ दीजिए, उनको स्लाइड में ऑलरेडी है, वहां देख के लिख लेंगे, कुछ बचा वो उनको, वो मगर प्राचीन तक बस ना, केवल प्राचीन तक बस। ये आगे बढ़े। अब हम मेन टॉपिक, सबसे पहले जो टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं यहां से, कौन सा टॉपिक होगा हमारा, इतिहास के जानकारी के स्रोत। ये हमारा पहला टॉपिक हुआ। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इतिहास के जानकारी के स्रोत। फिर हम बात करेंगे भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो अब इतिहास की जानकारी के स्रोत, मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। ये स्रोत क्या हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन सा है, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा कौन सा है, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या हो सकता है, ये अवशेष। कौन सा, पुरातन अवशेष। पुरातन अवशेष में क्या हो सकता है, कोई मिली हुई सामग्री, सिक्के, कोई स्मारक, कोई सामग्री, कोई सिक्के, राइट, कोई टेराकोटा है। ठीक है, ऐसे और कई साक्ष्य, ऐसे अन्य साक्ष्य जो उनकी पुरातनता का, जो उनकी प्राचीनता को बताता हो। अन्य अन्य प्राचीन साक्ष्य, इनको ऐसा कर देता हूं मैं, अन्य प्राचीन साक्ष्य। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य क्या है, साहित्यिक साक्ष्य होते हैं। अब ये साहित्य जो है, या तो खुद यही भारतीय लोग लिखेंगे, भारतीय साहित्यिक ग्रंथ हो सकते हैं, या फिर ये विदेशी लेखकों द्वारा रचित साहित्यिक ग्रंथ हो सकता है। राइट, अब भारत में है तो वहां धार्मिक भी हो सकता है और गैर धार्मिक भी हो सकता है। क्लियर है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है, दो साक्ष्य हमारे पास में है, एक पुरातात्विक और दूसरा क्या है, साहित्यिक। पुरातात्विक और क्या है, साहित्यिक। इनको ऐसे भी लिख देते हैं यहां पर मैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा क्या है, साहित्यिक साक्ष्य। ये वाला हो गया ये। हो गया। अब थोड़ा सा और लिख लियो आगे।
इतिहास की तिथियां, उसको भी ले लेता हूं मैं। तिथि निर्धारण, क्या कहेंगे इसको? तिथि निर्धारण कहेंगे ना। एक कौन सा वाला? ईसा मसीह के जन्म पहले वाला और ईसा मसीह जन्म के बाद वाला। एक क्या है? ईसा पूर्व। पूरा लिख देता हूं, ईसा पूर्व। इसको दो प्रश्न ले जाते हैं। पुराना तरीका क्या है? दो कालखंड है, ईसा पूर्व और ईसवी। ये मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल। जन्म के बाद का कालखंड। ठीक, एक ही सेगमेंट है ये। जो आधुनिक मान्यता है, आधुनिक काल निर्धारण की जो तिथि है, तीन तरीके का देता हूं। तो कैसा है? कामानीरा और बिफोर कामानीरा। कामन युग, कामन मतलब क्या है? सामान्य युग। कब से मानते हैं? पहली सदी से। और पहली सदी मतलब कब? एक, राइट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 500 ईस्वी, 600 ईस्वी, 700 800 900 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1500 ईस्वी और 1900, 1950, 1900 और 57 और 2000। 1 2 4 5 6 15 20 21 22 2024, राइट। तो हड़प्पा के काल मतलब कब? इस कॉमन एरा से लगभग 2300 साल पहले। तो अब से कितना पहले? 2300 के पहले वाला और अब भी लगभग 2300 साल। तो 2 2 4 और वो 23 दूनी जितना होते हैं, आप लोग मैथ्स वाले हैं, ठीक। इस तरह से ही है, मतलब 4046 साल पुराना, ऐसी रफली देखेंगे तो वो। तो कॉमन ईरा हो गया, और एक क्या है? बिफोर कॉमन ईरा। पहली सदी से पूर्व के काल। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया उनकी तिथि, ये हो गया उनकी तिथि। अब उसके बाद फिर इसमें जो है मुख्य जो स्रोत आएगा, ठीक है। तो उस मुख्य स्रोत के बारे में फिर कल बात करेंगे डिटेल में। ये आप लोग थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिस्ट बना के आएंगे आप लोगों को। लिस्ट कहाँ मिलेगा आप लोगों को? इस स्लाइड ही मिल जाएगा मेरा। स्लाइड बताऊंगा मैं। ये ऐप में जाकर के डाउनलोड नहीं किए होंगे, डाउनलोड कर लेना ऐप को हमारे। तो राजा आईएएस के नाम से है,
ठीक है, डाउनलोड किए भी होंगे, मैं दिखता हूँ उसमें, लेक्चर हो रहा है उसमें, देखिए, ज्यादा फायदा उठाइए ना, बार बार देखिए, ठीक है, फायदा मिलेगा इसको, इसको भी देख सकते हैं, ये भी अपलोड होगा, इसको भी बाद में देखेंगे, और घर में जाके आराम से वो देखिए, एक नहीं 5 बार नहीं 50 बार देखिए, ये याद हो जाएगा ऐसे ही है। ठीक है, तो स्लाइड भी जो है उसमें है, तो स्लाइड में तो स्क्रीनशॉट उसमें नहीं होगा, यूट्यूब में डालेंगे ना, वहां जाके पूरे स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आराम से लिखना, फोटो खींच करके, समझ रहा है, ये उसमें बहुत सारे कंटेंट है, सबको स्क्रीनशॉट कर लेना, वो उसको पूरा कॉपी में लिखते चले जाना, ये समझा रहा नहीं, और वैसे डिजाइन डिजाइन बना बना के लिखना, ये बहुत फायदा करेगा आप लोगों को, समझ मजबूत कर देगा, उसमें जितने स्लाइड है पूरी लिख डालिए, समझ में आ रहा नहीं है, ठीक हो गया, बाकी फिर कल बात करेंगे, और हम लोग कल क्या पढ़ के आएंगे, आप लोग जो है इतिहास की जानकारी के स्रोत, जिनमें क्या है पुरातात्विक है और साहित्यिक है, तो पुरातात्विक में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, उत्खनन करते हैं ये, तो बताऊंगा मैं उत्खनन के इसमें 2 विधि, चलो इसमें पुरातात्विक है, मैं उत्खनन के बता देता हूं मैं, वो पुराने वाले में बताना था मुझे, इसमें यहाँ पर इसका ना ये, हाँ ये पुरातात्विक बताया ना, इसमें साक्ष्य, यहीं पर थोड़ा सा और लिख लीजिए, इसमें जो है उत्खनन के 2 विधि है, उत्खनन के 2 विधि है, इसको भी लिख डालिए जल्दी से, एक क्या है क्षैतिज विधि है, और एक क्या है लंबवत विधि, लंबवत विधि। क्षैतिज विधि में क्या करते हैं, पूरे बड़े क्षेत्र का हम उत्खनन कर रहे हैं, वृहद क्षेत्र का, वृहद क्षेत्र का, वृहद क्षेत्र के ऊपरी परत का, ऊपरी परत का उत्खनन अन्वेषण करते हैं ये, ठीक है, और लंबवत का मतलब क्या हुआ, एक छोटा क्षेत्र लेते हैं और उससे गहराई तक खनन करते हैं, छोटे क्षेत्र का गहराई तक खनन, राइट, दोनों में अलग अलग तरीके प्राप्त होते हैं, ये क्लियर है यहां तक, ये ठीक, ये हो गया, ठीक है, बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे, आप लोग पढ़ के आएंगे पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से है और साहित्यिक साक्ष्य कौन कौन से है, साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक साहित्य कौन कौन से है और कौन से गैर धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य में जो है इस तरह वैदिक साहित्यिक ग्रंथ है, और बौद्ध ग्रंथ है, और जैन ग्रंथ है, ये जो है याद करके भी रट्टे मार करके आएंगे, ठीक है, और ऐतिहासिक ग्रंथ कौटिल्य अर्थशास्त्र से लेकर के जो है कलहन के राष्ट्रंगनी तक रट्टे मारकर आएंगे, कल में आएंगे तो सबसे पहले आज जो पढ़ाया है उनको फिर तो पूछूंगा ही पूछूंगा मैं ये, ठीक है, और क्रोनोलॉजी सबसे पहले ये पूछूंगा मैं कि क्रोनोलॉजी बताइए, ये कहां से, प्राचीन काल से लेकर के, प्राचीन मतलब कौन सा, उस पाषाण काल से लेकर के, वहां से लेकर के वर्तमान तक पूरे घटनाक्रम, ठीक है, बाकी कल बात करेंगे इस पर और